हेलो एंड वेलकम टू लेजिट प्रेप। सो आज जो है हम पीवाईक्यू सीरीज को स्टार्ट करने वाले हैं बिकॉज जैसा कि पता है आप सबको कि एग्जाम के नोटिफिकेशंस निकल चुके हैं। जेएमआई एएमयू सब कुछ अब पास आते जा रहा है और एएमयू जो है सबसे पहले होने वाला है। इसीलिए इम्पोर्टेंट है कि आप पीवाईक्यू से इंटीमेट हो, आपको पता हो कि कैसे क्वेश्चंस आते हैं, कितने डिफिकल्टी उसकी होती है, जिससे कि आप ओएमआर में जब भरोगे तो आप जो है टाइम वेस्ट बिल्कुल नहीं करो, क्योंकि आपको पहले से पता हो कि इस तरह के क्वेश्चंस के लिए हमें प्रिपेयर करना है। तो लेट्स स्टार्ट विदाउट फर्दर एडू। आज जो है हम 2025 के इंग्लिश सेक्शन को सॉल्व करने वाले हैं। अब यहाँ पे आपको पहला क्वेश्चन है सिनोनिम एंड एंटोनिम से रिलेटेड। अगेन बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है दोनों के लिए, एएमयू एंड जामिया। इसमें है आपके पास दिया हुआ बॉइस्ट्रस। बॉइस्ट्रस का मीनिंग क्या होता है? एक ऐसा पर्सन जो कि काफी मतलब खुश होता है, और वो खुश जो है सिर्फ होता नहीं है, वो एक्सप्रेस करता है और वो बताता है दूसरे लोग को, उसके बारे में वो उछल कूद करते रहता है जिसकी वजह से शोर शराबा होता है। यानी कि वो पर्सन क्या है, वो थोड़ा नॉइज मेकिंग है और साथ में वो अपनी हैप्पीनेस को एक्सप्रेस करना पसंद करता है। जब भी हम सिनोनिम्स के कोई भी मीनिंग्स को देखते हैं तो हम चारों में से ढूंढते हैं कि कौन सा बेस्ट ऑप्शन है जो उसको एक्सप्रेस कर पा रहा है, क्योंकि अगेन आपको बताना है परफेक्ट आंसर नहीं लेकिन बेस्ट आंसर, और बेस्ट आंसर जो है वही है जो दोनों क्वालिटीज को यहाँ पे एक्सप्रेस कर पा रहा हो अगर पॉसिबल है। तो यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो वाइल्ड एंड टॉलरेंस जो है अनरिलेटेड है। वाइल्ड क्या है? एक ऐसा पर्सन जो बस आदेश नहीं मानता, रूल नहीं मानता। टॉलरेंस मतलब कि एक ऐसा पर्सन जिसकी सहने की कोई शक्ति है। जैसे मान लो टॉलरेंस टू हीट, मतलब कि आपकी गर्मी सहने की कितनी शक्ति है। तो यानी कि वहां पे हमारा कुछ लेना देना है नहीं इन सब चीजों से। तो एक्साइटेड पार्शली कैप्चर कर रहा है, एक पर्सन उत्सुक है, और जब वो पर्सन उत्सुक होता है तो यानी कि वो किसी भी चीज के रिगार्डिंग जरूरी तो है नहीं नॉइज मेक करेगा। आपको मैं बोल दूं कि आपका एंट्रेंस क्रैक हो गया, जरूरी नहीं है कि आप उछल कूद करोगे, जरूरी नहीं है। आप एक्साइटेड हो फिर भी जाने के लिए क्योंकि आपको लगा आपको ड्रीम कॉलेज मिल गया आपका। तो यहाँ पे हमें जो है दोनों क्वालिटीज कौन से एक्सप्रेस कर रहा है? ऑप्शन नंबर डी, क्योंकि बता रहा है नॉइजी एंड चेयरफुल। तो इसीलिए हमारा सही आंसर क्या होगा यहाँ पे? ऑप्शन नंबर डी। फिर आता है हमारे पास हैकनाइड। हैकनाइड जो होता है अपने आप में हम उस चीज को बोलते हैं जो कि ट्राइट होता है, यानी कि मतलब एक ऐसी चीज जो बार बार रिपीट हो चुकी है, अब कंप्लीटली अनओरिजिनल बन चुकी है। अब जैसे कोई भी मूवी है, बार बार मतलब कि उसी चीज को बनाया जा रहा है, वही सेम आइडिया सेम आइडिया, तब बोलने लगते हो यार मैं ये मूवी देखना ही नहीं चाहता यार, ये एकदम बेनाल है, ये एकदम जो हैकनाइड है, यानी कि मतलब इसमें कोई ओरिजिनल कॉन्सेप्ट ही नहीं है, तो उसको हम बोलते हैं हैकनाइड। अब आपको बताना है इसका सिनोनिम क्या है। अब ऑब्वियस सी बात है, बेनाल मतलब क्या होता है? ऑर्डिनरी होता है कोई भी चीज, यानी कि कोई भी चीज जो ओरिजिनल नहीं है। और हैकनाइड मतलब क्या होता है? कोई भी चीज जो ओरिजिनल नहीं है। तो हमारा क्या हो गया यहाँ पे? सीधा आंसर ऑप्शन नंबर डी। बाकी ऑप्शंस अगर हम देखेंगे तो चेयरफुल एंड चॉप्ड जो है, चेयरफुल तो हमने ऑलरेडी अभी डिस्कस कर लिया। आता है आपके पास चॉप्ड। चॉप्ड मतलब जैसे आप खाने को मतलब कि बिग बिग पीसेस में जब काटते हो कुकिंग करते वक्त, तो उसको हम बोलते हैं चॉप्ड। जैसे चॉप्ड अनियंस, चॉप्ड टोमेटोस। और आता है कोल्टन। कोल्टन हम किसको बोलते हैं? बेसिकली कि कोई भी पर्सन जो हंसता है लेकिन वो इसलिए नहीं हंस रहा क्योंकि उसे एक्चुअली में खुशी है, वो एक स्मग वे में खुश हो रहा है, यानी कि वो आप पे लाफ कर रहा है एरोगेंटली, है ना, घमंडी है मतलब कि एक तरह से थोड़ा बहुत। या स्मग वे में जब कोई पर्सन लाफ करता है, किसी की मजाक उड़ाता है, तो हम वहां पे बोलते हैं कि ही कॉल्टन। तो हैकनाइट से कौन से यहाँ पे सिनोनिम रिलेटेड हो गया? ऑप्शन नंबर डी, दैट इज वाई ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। फिर आता है हमारे पास कन्वालेसेंस। ना कन्वालेसेंस में क्या होता है कि एक पर्सन जो है अपनी एनर्जी को रिकवर कर रहा है। अब जैसे आपको कभी भी चोट लगती है तो ऐसा तो है नहीं कि इंस्टेंटली आप हील हो गए, है ना। आप एक इंसान हो, आपको टाइम लगेगा हील होने में। आप साइकिल चला रहे हो, गिर गए, आपको चोट लगी, तो आपको टाइम लगेगा हील होने में। अब यहाँ पे आपको बताना है। अब देखो आपको ध्यान रखना है इस चीज का, नॉट अ सिनोनिम। यहाँ पे आपसे सिनोनिम नहीं पूछ रहे, यहाँ पे आपसे पूछ रहे नॉट अ सिनोनिम। नॉट जो है बहुत बार लोग भूल जाते हैं, जिसकी वजह से ऑफन मिस्टेक होता है एग्जाम में। तो ये सिली सिली मिस्टेक्स है, इनका ध्यान रखना है। इसीलिए यहाँ पे पूछा गया नॉट अ सिनोनिम, यानी कि इनमें से ऐसा कौन सा वर्ड है जो डेफिनेटली इसका सिनोनिम नहीं है, डेफिनेटली इसका पारिवाची नहीं है। यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो कन्वालेसेंस मतलब क्या होता है? रिकवर करना, एनर्जी अपनी वापस गेन करना, है ना, रिकवरी पीरियड में हो आप। तो यहाँ पे रिकूप क्या होता है? रिकूप का भी मतलब सेम होता है, तो रिकूप तो हो नहीं सकता क्योंकि हमें तो चाहिए नॉट अ सिनोनिम, है ना। तो रिकूप तो हो नहीं सकता क्योंकि रिकूप का मतलब ही वही होता है। अगर हम यहीं पे देखें रिवाइवल, तो रिवाइवल क्या होता है? जैसे मान लो कोई भी आर्ट है, कोई भी कल्चर है, अब वो धीरे धीरे मतलब कि उसका जो ट्रेंड है वो डाउन हो गया, है ना, ये ट्रेंड खत्म हो गया। किसी भी कपड़े का ट्रेंड था वो खत्म हो गया, लेकिन वो वापस आने लग गया, रिवाइव होने लग गया। रिवाइव मतलब क्या है? वो वापस, है ना, पूर्व जन्म जिसको कहते हैं एक तरह से, पूर्व जन्म होने के लगा उस चीज का। तो रिवाइवल इस सेंस में क्या है? अगेन वो भी एक तरह से रिकवरी हो रही है उस चीज की। तो वो भी मतलब कि हम ये नहीं कह सकते कि इसका सही आंसर होना चाहिए। रैली क्या है? कंप्लीटली अनरिलेटेड है। रैली इज कंप्लीटली अनरिलेटेड, ना वो सिनोनिम है ना वो एंटोनिम है। रैली जो है अपने आप में क्या होता है? जैसे मान लो कोई भी नेता है,
अब उसके फॉलोअर्स जो है मतलब कि मोर्चा निकाल रहे हैं, यानी कि क्या कर रहे हैं? द पर्सन इज़ रैलिंग, है ना? वो रैली निकाल रहा है अपनी, हम बोलते हैं वहाँ पे। तो रैली कंप्लीटली अनरिलेटेड है। अब हम जो है इसको चूज़ कर सकते हैं, लेकिन उससे पहले हम देखेंगे एक लास्ट ऑप्शन जो हमारे पास बचा हुआ है, वो है रिग्रेशन। अब रिग्रेशन क्या है? रिग्रेशन मतलब कि जैसे मान लो कोई भी इकोनॉमी है, तो वो बढ़ रही है, तो यानी कि उसका क्या हो रहा है? प्रोग्रेशन हो रहा है ना? कोई भी इकोनॉमी अगर अच्छी चल रही है, तो प्रोग्रेशन हो रहा है उसका, प्रोग्रेस हो रहा है। लेकिन वही इकोनॉमी अगर मान लो डाउन चलने लगी, उसका क्या हो रहा है? रिग्रेशन हो रहा है। रिग्रेशन मतलब कि अब नीचे गिरना, है ना? या वापस चले जाना जो चीज़ पहले जैसे थी। तो रिग्रेशन तो एकदम उल्टा हो गया। आप जो है पहले रिकवर कर रहे थे हॉस्पिटल में, लेकिन अब धीरे-धीरे आपकी कंडीशन और खराब होने लग गई। तो वो क्या हो रहा है? रिग्रेशन हो रहा है। तो वो क्या है? नॉट अ सिनोनिम है, क्योंकि वो एंटोनिम है। कोई भी चीज़ अगर किसी चीज़ का उल्टा है, तो यानी कि वो उस चीज़ का पर्यायवाची नहीं है ना, मतलब सबसे बड़ा। तो इसीलिए रिग्रेशन क्या है? हमारा बेटर आंसर है यहाँ पे, क्योंकि रैली तो अनरिलेटेड वर्ड है। लेकिन रिग्रेशन तो हमें पता ही है किसी भी मतलब पॉसिबिलिटी में कभी भी इसका पर्यायवाची नहीं हो सकता, एंटोनिम ही है क्योंकि वो इसका। तो हमारा यहाँ पे सही आंसर क्या हो गया? ऑप्शन नंबर ई। फिर आता है आपके पास हीडोनिज़्म। हीडोनिज़्म जो है एक फ़िलॉसफ़ी है, ठीक है? हीडोनिज़्म क्या है? एक फ़िलॉसफ़ी है। इसमें पर्सन जो है सिर्फ केयर करता है प्लेजर के परस्यूट के बारे में। यानी कि प्लेजर जो है वो पर्सन सोचता है कि भाई दुनिया में और कुछ एग्जिस्ट नहीं करता, सिर्फ जो है प्लेजर ही एग्जिस्ट करता है। यानी कि मेरा मन कर रहा है ये चीज़ मैं खाऊँगा तो मेरे को अच्छा लगेगा तो मैं खा लेता हूँ। मेरा मन कर रहा है इस चीज़ को पीऊँगा तो मैं पी लेता हूँ। उसके मन में और कुछ है ही नहीं, उसे बस अच्छा चाहिए, उसे बस अच्छा लगना चाहिए। उसका पूरे लाइफ़ का गोल ही वही है, हीडोनिज़्म है। यानी कि सिर्फ वो प्लेजर के बारे में केयर करता है। तो हम उसको क्या बोलते हैं? उस पर्सन को हम बोलते हैं हीडोनिस्ट, और इस फिलॉसफी को जो भी इस आइडियोलॉजी को फॉलो करता है उसको हम क्या बोलते हैं? हीडोनिज्म बोलते हैं, ठीक है? अब आपको बताना है इसका लेकिन उल्टा एंटोनिम, क्योंकि एंटोनिम पूछा गया, सिनोनिम तो पूछा नहीं गया है आपसे। तो हमें यहाँ पे पता होना चाहिए कि एटलीस्ट इन चारों ऑप्शंस का मीनिंग क्या है। अब यहाँ पे अगर हम देखेंगे सोशलिज्म, एस्थेटिसिज्म, रिवाइवलिज्म, इंटॉक्सिकेशन, तो ये जो है पहली बात, कहीं भी अगर इज़्म यूज़ होता है ना, तो वो जनरली रेफर करता है किसी पार्टिकुलर फॉर्म ऑफ बिलीफ को, डॉक्ट्राइन को या आइडियोलॉजी को। अब यहाँ पे अगर हम देखेंगे सोशलिज्म को, तो सोशलिज्म क्या है? सोशलिज्म बेसिकली एक आइडियोलॉजी है जिसमें पर्सन बिलीव करते हैं कि जो भी मीन्स ऑफ प्रोडक्शन है ना? यानी कि जो भी लेट्स से मान लो समाज में बनाने की, जैसे कोई भी कपड़ा है आपका बना हुआ, वो कपड़ा कैसे आ रहा है? मशीन्स बना रही है, लेकिन वो मशीन्स क्या है? मीन्स ऑफ प्रोडक्शन है, कपड़ा प्रोड्यूस हो रहा है। मीन्स क्या है उसको प्रोड्यूस करने का? मशीन है। तो सिमिलरली सोशलिज्म में पर्सन सोचते हैं कि जो भी चीज़ें हैं, जो भी मटेरियल रिसोर्सेज़ है कम्युनिटी की, है ना? जो भी मतलब कि समाज में एग्ज़िस्ट करता है, लेट्स से मान लो कोई भी प्रॉपर्टी हो गई, जो भी वैल्यूएबल चीज़ है, मटेरियल चीज़ है, जिसको आप टच कर सकते हो, वो उन पर्सन्स के हाथ में होनी चाहिए जो एक्चुअली में मतलब रूलर्स के हाथ में नहीं होनी चाहिए, वो समाज के हाथ में होनी चाहिए। तो उसको हम कहते हैं सोशलिज़्म, ठीक है? उसको हम क्या कहते हैं? सोशलिज़्म। लेकिन सोशलिज़्म ज़रूरी नहीं है कि वो हीडोनिज़्म का अपोज़िट है ना? वो तो एक बस एक पार्टिकुलर बिलीफ है अपने आप में। वो ज़रूरी थोड़ी ना कि हीडोनिज़्म है, वहाँ पे भी पर्सन्स ऐसे हो सकते हैं जो हीडोनिस्ट बन जाएँ। तो वो इससे कंप्लीटली अपोज़िट नहीं है, हमें अपोज़िट चाहिए। अब आता है दूसरा हमारे पास एसेटिज़्म। एसेटिज़्म में क्या होता है? पर्सन जो आता है वो एसेटिक से आता है, ठीक है? एसेटिज़्म किससे आता है? एसेटिक से आता है। अब एसेटिक कौन होता है? एसेटिक वो पर्सन होता है जिसने पूरी दुनियादारी सब कुछ छोड़ दिया है। यानी कि लेट्स से मान लो वो गुफ़ा में चला गया तप करने के लिए, जो भी उसने पूरी दुनिया छोड़ दी है, मतलब कि उसे कोई फ़र्क ही नहीं पड़ रहा मटेरियल चीज़ के बारे में। उसको हम एसेटिक बोलते हैं, और जो इस चीज़ को फ़ॉलो करते हैं या जो जो पार्टिकुलर बिलीफ होता है उसको हम एसेटिज़्म बोलते हैं। अब यहाँ पे अगर आप देखेंगे एसेटिज़्म के बारे में, एस्थेटिज़्म जो है वो बिल्कुल मटेरियल चीज़ों के बारे में केयर नहीं कर रहा। उन्हें कंसर्न्ड ही नहीं है कि उन्हें अच्छा लग रहा है कोई चीज़ या नहीं, वो बस कर रहे हैं क्योंकि उनका फ़र्क ही नहीं पड़ रहा। उनके लिए खुशी भी सेम है, उनके लिए उदासी भी सेम है। तो वो तो एकदम उल्टा हो गया हीडोनिज़्म का, क्योंकि हीडोनिज़्म में तो पर्सन बिल्कुल केयर कर रहा है अपने बारे में, प्लेज़र के बारे में, और ये तो प्लेज़र के बारे में केयर ही नहीं कर रहे। तो ये क्या हो गया? इसका एंटोनिम हो गया। अब बाकी तो अगर हम देखेंगे, तो इंटॉक्सिकेशन तो आपको पता है कि ये आता है वर्ड इंटॉक्सिकेंट से। इंटॉक्सिकेंट क्या होता है? कि कोई भी चीज़ जिसका सेवन करने से आपका जो होश-हवास है वो खो जाता है। यानी कि इंटॉक्सिकेशन क्या है? सिंपली यानी कि कोई भी पर्सन है, उसने मतलब कि शराब आकर मान लो पी लिया या अल्कोहल पी लिया, तो यानी कि वो क्या है? इंटॉक्सिकेटेड है ना? क्योंकि वो अपने होश-हवास में नहीं है। तो उस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? इंटॉक्सिकेशन कहते हैं। रिवाइवलिज्म ऑन द अदर हैंड क्या होता है? जैसे हमने रिवाइवल का देखा, तो रिवाइवलिज्म सिंपली होता है कि जैसे मान लो कोई भी चीज़ है, उसका कोई आर्ट है, कोई कल्चर है, वो धीरे-धीरे मतलब कि गिरने लगा या इतना प्रोमिनेंस में नहीं है अब, है ना? जैसे मान लो कोई मूवी का क्रेज़ था या लेट्स से कोई म्यूज़िक बैंड था, वो पहले काफ़ी पॉपुलर था, अब नहीं है पॉपुलर। तो एक तरह से एक समय आया जब वापस से उसकी पॉपुलैरिटी राइज़ करने लगी।
उसको भी हम क्या रेफर करते हैं एज अ पार्ट ऑफ रिवाइवलिज्म। तो वो भी इससे रिलेटेड नहीं है। तो हमारा बेस्ट आंसर यहाँ पे क्या है? ऑप्शन नंबर बी। अब आता है हमारे पास टॉर्शियस। टॉर्शियस जो है अपने आप में आता है वर्ड किससे? टॉर्ट से। जामिया में अगर आप देखोगे तो टॉर्ट, कॉन्ट्रैक्ट, क्रिमिनल लॉ, फैमिली लॉ, ये चार इंपॉर्टेंट है ना? सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट कौन से है? टॉर्ट, कॉन्ट्रैक्ट एंड क्रिमिनल लॉ। फैमिली लॉ जो है थोड़ा बहुत। तो टॉर्ट जो है अगेन उसी से आता है ये हमारा वर्ड। टॉर्ट का मतलब क्या होता है? कोई भी चीज जो ट्विस्टेड होती है, ठीक है, कोई भी चीज जो ट्विस्टेड होती है, क्रुक्ड होती है। जैसे ये लाइन सीधी बनी हुई है, अब यही लाइन में ऐसे से बना दो, ये क्या है? क्रुक्ड है, ये लाइन सीधी नहीं है। तो आपको बताना है इसका एंटोनिम। अब हमें पता है टॉर्टस का मतलब क्या होता है? सिंपली कोई भी चीज जो ट्विस्टेड है, यानी कि उसका उल्टा क्या हो सकता है? जो भी चीज मतलब कि ट्विस्टेड है, यानी कि कोई भी चीज जो सीधी है, सीधी का इंग्लिश क्या होगा? स्ट्रेट होगा। तो हमारा सीधा आंसर यहाँ पे क्या हो गया? ऑप्शन नंबर ए। अब यहाँ पे अगर हम देखेंगे बाकी ऑप्शंस, तो नॉइजी कंप्लीटली अनरिलेटेड है। हिपोक्रिटिकल हमें पता है कि यहाँ पे अनरिलेटेड है। हिपोक्रिटिकल कौन है? एक ऐसा पर्सन जो बोलता कुछ और है, करता कुछ और है ना? बोलता है कि सारे इंसान को पीस में रहना चाहिए, वो खुद ही शोर शराबा करने लगता है, सबसे झगड़ता है, वो क्या है? हिपोक्रिटिकल है। तो ये भी अनरिलेटेड है उससे। और फुलसम क्या है? फुलसम बेसिकली हम वहां पे रेफर करते हैं। फुलसम हम बोलते हैं कि जो कोई पर्सन मान लो अगर बहुत ही फ्लैटरिंग कर रहा है आपको, है ना, या कोई आपकी बहुत ही वाहवाही कर रहा है, फेक वाहवाही कर रहा है, ऐसा नहीं कि आपको अच्छे से प्रशंसा कर रहा है, आपको जो है बस चला रहा है, आपकी चापलूसी कर रहा है, तो वहां पे हम फुलसम जो है उसके लिए वर्ड यूज करते हैं, तो वो भी अनरिलेटेड है। तो हमारा सही आंसर यहाँ पे क्या हो गया? ऑप्शन नंबर ए। फिर आता है आपके पास डेटरेंट। डेटरेंट का मतलब क्या होता है? देखो, डेटरेंट जो है इज वन ऑफ द 5 थ्योरीज ऑफ द पनिशमेंट। आप आगे जाके पढ़ोगे तो 5 थ्योरीज होती है पनिशमेंट की, उनमें से एक डेटरेंट भी होती है। डेटरेंट मतलब होता है कि कोई भी चीज, ठीक है, जो कि इसलिए होती है जिससे कि बाकी लोगों को लगे कि ये काम नहीं करना चाहिए। अब जैसे मान लो कोई भी लॉ बनता है, उस लॉ के सर्टेन पर्पस होता है। कानून क्यों बनता है? ऑफ कोर्स अगर आप गलत काम करोगे आपको पनिशमेंट मिलेगी, लेकिन कानून बनता क्यों है? कानून इसलिए भी तो बनता है ना कि आप गलत काम करो ही नहीं। ऐसा तो है नहीं कि आप हर बार जब करोगे तब आपको पनिशमेंट मिलेगी तभी आप सीखोगे। आप नहीं भी आपको पनिशमेंट मिली है तब भी आप नहीं मतलब कि लॉ को तोड़ोगे ना, तभी आप कानून को थोड़ी ना तोड़ दोगे। उसका क्या है? डेटरेंट इफेक्ट है, यानी कि एक डर का माहौल है ना, जिससे कि आपके मन में एक एप्रीहेंशन रहे कि मेरे को गलत काम नहीं करना है। वो क्या है? डेटरेंट इफेक्ट उसको हम बोलते हैं। लेकिन यहाँ पे आपसे क्या पूछा गया है? आपसे पूछा गया है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एंटोनिम। नॉट एन एंटोनिम मतलब क्या होता है? आपको बताना है इनमें से कौन सा प्रोबेबली इसका सिनोनिम हो सकता है। ठीक है, अगर यहाँ पे सिनोनिम एग्जिस्ट करता है तो आपको वो ढूंढना है। तो यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो कैटलिस्ट क्या होता है? कैटलिस्ट मतलब होता है, जैसे अगर आप साइंस में देखोगे तो ज्यादा यूज होता है, लेकिन कैटलिस्ट होता है कोई भी चीज, अगर मान लो कोई दो पार्टिकुलर लेट से आयॉन्स है में, कैटलिस्ट हेल्प करता है उसके केमिकल रिएक्शन में। कैटलिस्ट मतलब कि कोई भी चीज जिसको वो हेल्प करता है ना, फैसिलिटेट करता है। जैसे मान लो आप अगर कहीं बैठने जा रहे हो तो चेयर क्या है आपके लिए? एक तरह से कैटलिस्ट है। चेयर आपको हेल्प कर रहा है बैठने में उस रूम में, है ना? आपको जो है बैठना है और चेयर हेल्प कर रहा है। कैटलिस्ट मतलब कोई भी चीज जो बस आपको हेल्प करती है। असिस्टेंस क्या है? अगेन असिस्टेंस मिल रही है आपको, है ना, मदद मिल रही है, सहायता मिल रही है। लेकिन डेटरेंट में तो हमें पता है कि हमें तो चाहिए, डर का माहौल चाहिए, और ये सब तो उसका उल्टा हो गया। कोई भी चीज जो आपको डरा नहीं पा रही, यानी कि जो आपको ये नहीं बोल रही कि तुम्हें ये काम नहीं करना चाहिए या तुम्हें मना नहीं कर रही, वो आपको क्या करेगी? आपको सहायता देगी, आपको और इंकरेज करने की वो काम करने के लिए, है ना? अगर आपको कोई काम करना है और कोई आपको पता है कि आपके दोस्त आपको सपोर्ट करने वाले हैं उस काम में, तो आप और चाहोगे उस काम को करने के लिए। तो वहां पे हमारा ये जो है, आपको पता है कि एटलीस्ट कैटलिस्ट एंड असिस्टेंस जो है वो तो एंटोनिम है, और हमें तो चाहिए नॉट एन एंटोनिम, तो ये तो होगा नहीं। अब आता है आपके पास कंफ्यूजन। इस इंसेंटिव एंड हिंड्रेंस दोनों ही लग रहा होगा, हो सकता है ना? लेकिन यहाँ पे इंपॉर्टेंट डिस्टिंक्शन है। हिंड्रेंस क्या होता है? हिंड्रेंस होता है किसी भी तरह का अड़चन या ऑब्स्टिकल, सिंपल वर्ड्स में बोल सकते हैं। आप जैसे किसी रोड पे चल रहे हो, अचानक से एक एक्सीडेंट हो गया, वो क्या हो गया? हिंड्रेंस हो गया। लेकिन वो अपने आप में थोड़ी ना, मतलब कि एक्सीडेंट जो हुआ है पहले से प्लान किया गया था, जिससे कि आप कभी भी उस रोड से पास नहीं कर पाओगे, ऐसा तो नहीं था। वो जो है हिंड्रेंस क्या है? वो ऑब्स्टिकल है, यानी कि वो आप पे दुविधा बन गई है आपके रास्ते के लिए, है ना? आप उसको क्रॉस नहीं कर पा रहे हो, अपने रास्ते में नहीं चल पा रहे हो, लेकिन वो हिंड्रेंस जो है, आप ऐसा नहीं कि आप बिल्कुल भी नहीं कर पाओगे अपना रास्ता क्रॉस, फिर भी करोगे आप। तो वो क्या है? डेटरेंट नहीं है, हमें चाहिए डेटरेंट का मोर, जो भी बेटर सिनोनिम है यहाँ पे। तो वो क्या है? डिस इंसेंटिव।
क्यों? क्योंकि इंसेंटिव मतलब होता है, जैसे मान लो आपको इंसेंटिव दिया गया कि अगर आप एक सर्टेन यूनिवर्सिटी में जाते हो, तो आपको वहाँ पे ₹100 मिलेंगे। और वो क्या है? आपके लिए इंसेंटिव है। आप किसी यूनिवर्सिटी में जाते हो, आपको प्लेसमेंट मिलेगा, वो क्या है? इंसेंटिव है। लेकिन वहीं पे डिसइंसेंटिव क्या हो जाएगा? उसका उल्टा, यानी कि आप कहीं जाओगे और आपको जो है पनिशमेंट मिलेगी, तो वो क्या हो गया? डिसइंसेंटिव हो गया। और वही तो लॉ का पर्पस है। लॉ डेटरेंट इफेक्ट कैसे क्रिएट करता है? आपको डिसइंसेंटिव देके कि भाई अगर तुम गलत काम करोगे तो तुम्हें जेल में डाल देंगे, अगर गलत काम करोगे तो तुम्हारे ऊपर इतना जुर्माना लगा देंगे। तो वो क्या है? एक तरह से डिसइंसेंटिवाइजिंग उसका इफेक्ट है। तो इसीलिए डेटरेंट और डिसइंसेंटिव क्या है? एक दूसरे के सिनोनिम है, यानी कि दे आर नॉट एन एंटोनिम ऑफ ईच अदर। तो हमारा यहाँ पे सही आंसर क्या हो गया? ऑप्शन नंबर सी। फिर आता है हमारे पास इन्क्वेशन। इन्क्वेशन जो है अपने आप में एक ऐसा टर्म है जो पहले ज्यादा यूज होता था, अब जो है इतना रिलेटिवली यूज होता नहीं है। ठीक है। इन्क्विजिशन वैटिकन के जमाने से, मतलब लाइक लिटरली आप कह सकते हो 12th एंड 13 जो मिडल सेंचुरी था तब से आते जा रहा है। यस। तो इन्क्विजिशन क्या होता है सिंपली अपने आप में, कि आप जब बात करते हो किसी भी चीज के बारे में, पहली बात तो देखो आपको ये देखना है कि यहाँ पे पूछा क्या गया है। इंपॉर्टेंट चीज सबसे पहली बात यही है। आपसे पूछा गया है चूज द मोस्ट अप्रोप्रिएट सिनोनिम। एक और चीज, मोस्ट अप्रोप्रिएट का मतलब ये है कि अगर मान लो इन चारों में से दो ऑप्शन है जो सिनोनिम्स है, तो उनमें भी आपको क्या करना है? ढूंढना है कि कौन जो है इसके ज्यादा अच्छा पर्यायवाची बन सकता है। ठीक है। तो आपको वो बताना है। अब यहाँ पे अगर हम देखेंगे, तो इंक्विजिशन जो है हमने ऑलरेडी बोला कि बहुत पुराना वर्ड है। यानी कि हम यहाँ पे नॉर्मल सेंस में बात नहीं कर रहे जो आज हम इंक्वायरी के बारे में बात करते हैं। नो, दिस इज कंप्लीटली डिफरेंट। तो इंक्विजिशन का यहाँ पे मतलब क्या है? पहली बात तो इंक्विजिशन का मतलब है कि कोई भी तरह की इन्वेस्टिगेशन होना। इंक्विजिशन मतलब क्या है? थोरो इन्वेस्टिगेशन होना यहाँ पे। ठीक है। अब जैसे मान लो कोई पुलिस ऑफिसर है, आप गए पुलिस स्टेशन में। अब वो क्या करेगा? आप जब भी आपकी इंक्वायरी करेगा। अगर मान लो किसी भी चीज़ को रिपोर्ट करते हो या बताते हो तो आपकी इंक्वायरी होगी, है ना? वो पूछेगा ना, छानबीन करेगा। ऐसा तो है नहीं कि बस बोल देगा अच्छा अपना नाम बताओ, वो बताओ, खत्म हो गया। नो, वो डिटेल में आपसे पूछेगा। सिमिलरली मान लो कोई एक्यूज्ड है, उसको वो लाया है, तो पुलिस उसको क्वेश्चनिंग करती है। ऐसा तो है नहीं कि 1-2 मिनट बस पूछा, काम खत्म हो गया। डिटेल में एक थोरो इन्वेस्टिगेशन होता है। तो वही काम होता था इंक्विजिशन में भी। इंक्विजिशन जो होता था पहले, वो क्या होता था? वो सिंपली उन पर्सन्स को देखता था कि कौन से पर्सन जो है इनमें से सस्पेक्टेड है जिन्होंने गलत काम किया होगा, और उनको डिटेल में डिटेन करते थे वो। ठीक है। उनको डिटेन करते थे, तो डिटेल में उनको जो है इन्वेस्टिगेट करते थे, छानबीन करते थे कि भाई तुम बताओ, तुमने ये सही में किया है, नहीं किया है, प्रूव करो अपना जो है इनोसेंस। ठीक है। तो इंक्विजिशन क्या होता है? सिंपली अ पीरियड ऑफ प्रोलॉन्ग्ड एंड इंटेंसिव क्वेश्चनिंग। तो बाकी सारे जो है भले ही आपको लग रहा हो कि अरे पनिशमेंट भी तो होता था कभी, या इंटेलिजेंस भी तो होता था, वो सब क्या है? उसके पार्ट है। वो पार्ट है ना? जैसे आर्टिकल 21 है, आर्टिकल 21 में कुछ भी चीज लिखी हुई है, लेकिन उसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट क्या है? इंपॉर्टेंट पार्ट है राइट टू लाइफ ना। राइट टू लाइफ एंड लिबर्टी, वो इंपॉर्टेंट है। उसके अंदर बाकी राइट्स हमें दे दिए गए हैं। तो सिमिलरली कोई भी चीज जो है एक ऊपर होती है और उसके अंदर कोई और चीज होती है। तो इंक्विजिशन का प्राइमरी पॉइंट क्या है? थोरो इन्वेस्टिगेशन। इसीलिए ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर। फिर आता है हमारे पास सोलेम। अब अगेन यहाँ पे आपको बताना है विच इज नॉट अ सिनोनिम। अगेन आपको क्या बताना है? विच इज नॉट अ सिनोनिम। तो आपको बताना है सलेम। तो सलेम मतलब अपने आप में क्या होता है? सलेम मतलब होता है कि कोई भी चीज जिसमें आप सिंसियर हो, है ना, जिसकी तरफ आप एकदम निष्ठा से काम कर रहे हो। तो यहाँ पे अगर हम देखेंगे, तो ट्रेडिशनल, डिवोशनल, पायस क्या है? पहली बात, ट्रेडिशनल मतलब जो ट्रेडिशन होता है, जो काफी टाइम से चलते आ रहा है ना। डिवोशनल क्या होता है? डिवोशनल मतलब डिवोट, डिवोट करना अपने आप को। यानी कि जैसे मान लो कोई भी किसी पर्टिकुलर लेट से रिलीजियस के बारे में अगर हम बात करते हैं, सेंस के बारे में, तो अगर डिवोशन एक्सप्रेस कर रहा है तो हम ये क्या एक्सप्रेस कर रहे हैं कि वो पर्सन जो है काफी रिलीजियस है ना। वो डिवोशनल है, इसीलिए हम उसको बोलते हैं। पायस क्या होता है? वो भी अगेन मतलब कि पायस भी हम किसी पर्सन को बोलते हैं तो वो किसके साथ एसोसिएट करते हैं? तो ये पर्सन बहुत रिलीजियस है तो हम उसको बोलते हैं ओ ये पर्सन बहुत पायस है। ये सारे जो है अपने आप में सिनोनिम्स है। तो एक ट्रिक आप अप्लाई जरूर कर सकते हो कि अगर मान लो आपको दिख रहा है कि 3 ऑप्शंस अपने आप में सिनोनिम्स है और आपसे सिनोनिम्स नहीं पूछा गया है, तो आपको ये तो पता ही है कि इनमें से कोई भी आंसर हो सकता है। और अगर इनमें से कोई भी आंसर हो सकता है तो कोई भी आंसर नहीं होगा एक्चुअली में, क्योंकि तीनों जो आपको पता ही है, चारों ऑप्शन में से एक ही आंसर हो सकता है। और जब 3 ऑप्शन एक दूसरे के एकदम सिनोनिम्स है, पर्यायवाची है, तब तो मतलब कि ये तीनों के तीनों ही एलिमिनेट हो गए ना एक तरह से। तो यहाँ पे ट्रेडिशनल, डिवोशनल, पायस क्या हो गया? हमारा एलिमिनेट हो गया, क्योंकि आपसे पूछा गया है विच इज नॉट अ सिनोनिम, और ये तो इसके सिनोनिम्स है।
ये तीनों ही इसके क्या है, सिनोनिम्स है। तो यहाँ पे फ्रिवोलस हो गया हमारा आंसर। कि फ्रिवोलस मतलब क्या होता है कि कोई भी चीज जो बेकार है, जिसके बारे में इतना कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है। फ्रिवोलस मीन्स कि जिसका कोई सीरियस पर्पस नहीं है, बेतुकी बात है वो सब। फिर आता है आपके पास एंडेमिक। एंडेमिक क्या होता है, अब देखो यहाँ पे एक चीज समझनी जरूरी है एंडेमिक और एपिडेमिक के बारे में। तीन चीजें समझनी जरूरी है एक्चुअली में। पहला आता है एंडेमिक, दूसरा आता है आपके पास एपिडेमिक, तीसरा आता है आपके पास पैंडेमिक। अब पैंडेमिक क्या था, जैसे कोविड 19 हुआ, पैंडेमिक था, यानी कि वो ग्लोबली फैल गया। जो भी चीज ग्लोबली होती है उसको हम क्या कहते हैं, पैंडेमिक। ठीक है, उसको क्या हम कहते हैं, पैंडेमिक। एपिडेमिक क्या होता है कि कोई भी चीज जो महामारी लेट से मान लो फैल गई है ना, अचानक से एक सर्टेन रीजन में, तो उसको हम क्या कहते हैं, एपिडेमिक कहते हैं। सर्टेन रीजन्स लेट से, इसका मतलब ये नहीं कि वो फ्रिक्वेंट है, वो बस सर्टेन रीजन्स में लोकेटेड है। लेट से मान लो इबोला हो गया फॉर एग्जांपल। एंडेमिक क्या है, एंडेमिक मतलब कि कोई ऐसी चीज जो रेगुलर है। ठीक है, एंडेमिक मतलब कि कोई ऐसी चीज जो रेगुलर है विद इन ओनली अ सर्टेन रीजन, तो हम उसको एंडेमिक बोलते हैं। जैसे मान लो कुछ कुछ ऐसे रीजन्स है जहाँ पे मलेरिया होना थोड़ा ज्यादा कॉमन है। तब जैसे ही कुछ सीजन्स आते हैं, वो मलेरिया होता ही होता है वहां पे, क्योंकि वहां पे क्लाइमेट ही ऐसा है। ठीक है, तो वो एंडेमिक है। वहीं पे कहीं पे अचानक से मतलब कि कोई महामारी फैल गई लेकिन वो वहीं पे खत्म भी हो गई, वहां पे क्या बोलेंगे हम, यहाँ पे एपिडेमिक है। और कोई भी चीज जो पूरा विश्व में फैल गया वो पैंडेमिक है, जैसे कि हमने कोविड 19 के केस में देखा। अब आपने समझ लिया इसका मीनिंग क्या होता है। अब आपको बताना है कि एंटोनिम जो है एंडेमिक का क्या होगा। ठीक है, अब लेथार्जिक का मतलब क्या होता है, लेथार्जिक का मतलब होता है वो आता है लेथार्जी से, यानी कि जब कोई पर्सन बिल्कुल ही वीक फील कर रहा है, एनर्जी नहीं है उसके पास, उसको हम बोलते हैं लेथार्जिक। असॉल्टिंग क्या होता है कि कोई भी लेट से मान लो चीज है जो आपको बिल्कुल अच्छी नहीं लग रही है ना, असॉल्टिंग ब्रेथ हो गया फॉर एग्जांपल, एकदम अच्छी नहीं लग रही, एकदम बेकार लग रही है। दूसरा असॉल्ट का मतलब क्या होता है, सिंपली कि हम जो असॉल्ट का सिंपल मीनिंग समझते हैं कि कोई चीज जिसकी वजह से आपको डेंजर लग रहा है या आपको लाइक खतरा लग रहा है, लेकिन यहाँ पे हम उसके बारे में नहीं बात कर रहे हैं। असॉल्टिंग मतलब हम यहाँ पे बात कर रहे हैं कोई भी चीज जो एकदम पसंद नहीं है आपको। ठीक है, हेटफुल यानी कि जो नापसंद है। और एपिडेमिक का मीनिंग हमने ऑलरेडी देख लिया। अब एंडेमिक का मीनिंग आपको पता है कि कोई भी चीज जो रेगुलर होती है, और एपिडेमिक मतलब क्या, कोई चीज जो अचानक से हो जाती है। तो ऑब्वियस ही बात है कि यहाँ पे सही आंसर क्या होगा, एपिडेमिक होगा, है ना। हमें तो उल्टा बताना है। और एपिडेमिक क्या है, वो इरेगुलर है, वो कभी भी हो सकता है। एंडेमिक क्या है, वो रेगुलर है, वो एक रीजन में ही होता है, सर्टेन लोकेलिटीज में ही होता है। तो हमारा यहाँ पे क्या हो गया, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। फिर आता है आपके पास यहाँ पे ऑप्टिमिज्म। अब ऑप्टिमिज्म जो है, ठीक है, उसका अगेन आपको बताना है एंटोनिम। ऑप्टिमिज्म क्या होता है कि जैसे एक पर्सन जिसको जो ऑप्टिमिज्म को फॉलो करता है उसको हम क्या बोलते हैं, ऑप्टिमिस्ट बोलते हैं। यानी कि एक आशावादी पर्सन, यानी कि वो होप रखता है, आशावादी पर्सन। अब ऑप्टिमिज्म क्या है, आशा रखना, आशा रखने की बिलीफ जो होती है अपने आप में, है ना। उसी का आपको उल्टा बताना है, यानी कि एक ऐसा पर्सन जो आशा नहीं रखता, यानी कि क्या है, वो निराश है, यानी कि वो है ना। तो वो बिल्कुल आशा नहीं रखता। निराशावादी पर्सन जिसको हम कह सकते हैं पेसिमिस्ट, यानी कि पेसिमिस्ट द करेक्ट आंसर। अब बाकी तीनों अगर आप देखोगे तो ड्रेड क्या है, डर होना। लेकिन सिर्फ डर होना उल्टा नहीं है, वो होप ही नहीं रख रहा। अगर आपको डर है लेकिन फिर भी आप अगर होप रख रहे हो, तो आप अपने आप में पेसिमिस्ट नहीं बन गए। लेकिन ये पर्सन तो होप ही नहीं रख रहा, ये तो हर बार एक्सपेक्ट करता है मेरे साथ तो बुरा ही होगा, वो क्या है, पेसिमिस्ट है। वहीं पे दूसरा पर्सन है, वो हर बार होप करता है मेरे साथ तो अच्छा ही होगा, वो क्या है, ऑप्टिमिस्ट है। अबैंडन क्या है कि जैसे किसी भी चीज को छोड़ देना, फोरगो कर देना, है ना। तो उसको हम कहते हैं अबैंडन, है ना। अबैंडन मतलब त्याग देना सिंपली। स्ट्रेट फॉरवर्ड क्या है, कोई भी चीज जो सीधी साधा आपको बताया जा रही है, मैं आपको बोल रहा हूँ, आपको सीधा समझ आ रहा है जो भी मैं बोल रहा हूँ, स्ट्रेट फॉरवर्ड बात कर रहा हूँ। वहीं पे मैं आपको घुमा फिरा के बात करने लगूँ एक ही चीज के बारे में, वो क्या है, मतलब कि मैं स्ट्रेट फॉरवर्ड बात नहीं कर रहा हूँ वहां पे, है ना। तो स्ट्रेट फॉरवर्ड मतलब जो भी आपको सीधा बताया जा रहा है। यहाँ पे सही आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर बी। फिर आता है हमारे पास, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एंटोनिम ऑफ द वर्ड नादिर। तो अगेन नॉट एन एंटोनिम, यानी कि इसमें से आपको बताना है कौन सा जो है सिनोनिम है ना, कौन सा नादिर जो है का सिनोनिम है, आपको वो बताना है। अब यहाँ पे ना एक ट्रिक है, आपको जरूरी नहीं है वर्ड का मीनिंग पता हो, आप जो है ऑप्शन से ही पता लगा सकते हो। अभी देखेंगे कैसे। अब यहाँ पे देखो, पीक, जेनिथ, डेप्थ, पिनेकल, ठीक है। पीक का मतलब आपको पता है कि जैसे कोई भी चोटी है, जैसे मान लो कोई भी लेट से पहाड़ है, तो आपको पता है कि उसकी ऊंचाई पे जो सबसे टॉप मोस्ट पार्ट होता है उसको हम पीक बोलते हैं, है ना।
अब वो क्या है, पीक मतलब वो सबसे टॉप मोस्ट पार्ट है। ज़ेनिथ क्या है? ज़ेनिथ भी मतलब कि टॉप मोस्ट पार्ट को बोलते हैं, या जब एकदम आप अपने स्किल्स को काफ़ी मास्टरी कर चुके हो तो हम बोलते हैं ओह! यू आर एट ज़ेनिथ ऑफ योर स्किल्स। सिमिलरली पिनेकल क्या है? हाईएस्ट पॉइंट किसी भी चीज़ का, पिनेकल उसको बोलते हैं। तो ये 3 क्या है? एक दूसरे के सिनोनिम्स हैं, ए, बी, सी। ए, बी, डी जो है एक दूसरे के सिनोनिम्स हैं। तो आपको पता है कि जब 3 ऑप्शन सिनोनिम्स है, तो यानी कि तीनों करेक्ट हो जाएँगे अगर इनमें से एक भी करेक्ट होगा। यानी कि ये तीनों ही करेक्ट नहीं है। यहाँ पे ये क्या हो गया, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट एन एंटोनिम, यानी आपको सिनोनिम बताना है। यानी कि आपको ये तो पता चल गया कि इसका एंटोनिम है, आपको पता चल गया ना? यानी कि यहाँ पे क्या हो गया सही आंसर, पहली बात तो सही आंसर तो हो गया डेप्थ्स, और डेप्थ्स यहाँ पे सही आंसर है, यानी कि इसका सिनोनिम है, तो यानी कि नादिर का मतलब भी क्या होता है, डेप्थ होना, है ना? कितना गहराव है उसका, कितना गहराव है। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर सी इज़ द करेक्ट आंसर। फिर आता है आपके पास एंटोनिम ऑफ द वर्ड जुडिशियस। जुडिशियस क्या है? अब जैसे जुडिशियस में आपको एक चीज़ पता चल रही होगी, जुडिशरी, जुडिशरी, है ना? जुडिशरी क्या है? वाइज़ होते हैं। जो भी लोग जुडिशरी में होते हैं, जजेस जो होते हैं हमारे, वाइज़ होते हैं काफ़ी, है ना? तो वो जो है जुडिशियस क्या हो सकता है एट द एंड ऑफ द डे? जुडिशियस मतलब होता है कि कोई भी पर्सन जो सोच विचार करके कोई भी एक्शन को लेता है। ऐसे ही नहीं कि बस अभी मन किया उसने कर दिया। वो केयरफुल रहता है, सोचता है पहले, काम करने से पहले, प्रूडेंट होता है। तो हमें चाहिए उसका उल्टा, यानी कि एक ऐसा पर्सन जो बिल्कुल सोचता ही नहीं है, जिसका जो मन करता है वो कर देता है सिंपली, है ना? तो यहाँ पे रूड अनरिलेटेड है, कोई पर्सन रूड भी हो सकता है, जुडिशियस भी हो सकता है, क्या दिक्कत है ना? कोई पर्सन अगर मान लो बहुत ही कलाकार है या बहुत ही उसके पास दिमाग है, ज़रूरी थोड़ी ना कि इसका मतलब वो विनम्र भी हो। तो रूड तो हमारा इर्रेलेवेंट है, पेनफुल भी इर्रेलेवेंट है। कोई पर्सन को अगर दर्द हो रहा है इसका मतलब ये थोड़ी ना कि वो जुडिशियस नहीं हो सकता। डिज़ायरेबल, डिज़ायरेबल भी उल्टा नहीं है। ऑब्वियस सी बात है, कोई पर्सन अगर जुडिशियस है तो वो डिज़ायरेबल क्वालिटी है ऐसे भी अपने आप में, वो उल्टी कैसे हो सकती है उसका? हमारा यहाँ पे क्या हो गया सही आंसर, रैश, क्योंकि रैश का मतलब क्या होता है? एक ऐसा पर्सन जो बिल्कुल ही ध्यान नहीं रखता, केयर नहीं रखता एक्शन लेते वक़्त अपने। तो उसके एक्शंस को हम बोलते हैं रैश। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल रैश एंड नेग्लिजेंट ड्राइविंग, है ना? वो अपने आप में क्या है? ऑफेंस है, आपको पता है। 106 बीएनएस में अगर आप जाओगे, तो वहाँ पे आपको रैश ड्राइविंग के बारे में ऑफेंस मिल जाएगा। तो रैश मतलब क्या है? यानी कि हम क्लियरली एक्सप्रेस कर रहे हैं वो पर्सन जो है नेग्लेक्ट कर रहा है। यहाँ पे सही आंसर क्या हो गया? ऑप्शन नंबर ए। फिर आता है आपके पास अबेट। अबेट क्या है अपने आप में? किसी भी चीज़ को इंस्टिगेट करना, किसी भी चीज़ को उकसाना, ठीक है? अबेटमेंट अपने आप में ऑफेंस भी है, अगर आप जाओगे ऐसे देखने के लिए तो, ठीक है? बट अबेट करना सिंपल भाषा में क्या है? यानी कि किसी भी पर्सन को कुछ गलत काम करने के लिए उकसाना। तो आप जो खुद फँसना नहीं चाहते, तो इसलिए आपने क्या किया? किसी और को उकसा दिया गलत काम करने के लिए। तो वो क्या है? अबेटमेंट कहते हैं उसको हम, अबेट करना। अब आपको बताना है यहाँ पे कि अबेट का उल्टा क्या हो सकता है? अगर अबेट मतलब उकसाना, यानी कि मतलब प्रिपरेशन करना एक तरह से कह सकते हैं हम, तो उसका उल्टा क्या हो सकता है? अगर आप क्राइम को मतलब कि करने के लिए कोशिश कर रहे हो, यानी कि आप क्राइम को नहीं करने के लिए कोशिश कर रहे हो, उसका उल्टा यही होगा ना? यानी कि आप क्राइम को प्रिवेंट करने की कोशिश कर रहे हो। आप क्या कर रहे हो? क्राइम को प्रिवेंट करने की कोशिश कर रहे हो, है ना? कि जिससे वो ना हो पाए। अब यहाँ पे हमें एंटोनिम बताना है इसका, यानी कि उल्टा बताना है। तो प्रिवेंट तो सीधा दिया हुआ है हमें ऑप्शन में, तो सीधा यहाँ पे क्या हो गया आंसर हमारा? ऑप्शन नंबर ए। अब बाकी अगर हम ऑप्शन देखेंगे तो रिस्क क्या है? इर्रेलेवेंट है। रिस्क का क्या लेना-देना? सोलेस क्या है? अपने आप में कम्फर्ट, जो भी आपको कम्फर्ट होता है ना? फुल कम्फर्ट तो उसको हम सोलेस बोलते हैं। पेसिफाई करना यानी कि बस शांत करना किसी भी व्यक्ति को, अगर मान लो काफ़ी गुस्सा आ रहा है, उसको आप शांत कर रहे हो तो हम बोलते हैं पेसिफाई कर रहे हो। ये सब क्या है? इर्रेलेवेंट है। हमारा सही आंसर यहाँ पे क्या है? ऑप्शन नंबर ए। फिर आता है आपके पास यहाँ पे ऑल्टीट्यूड। ऑल्टीट्यूड क्या होता है अपने आप में? अगेन आपको बताना है, पहली बात तो देखो यहाँ पे सिनोनिम। ऑल्टीट्यूड सिंपली होता है कि जैसे मान लो कोई भी ट्रायंगल होता है लेट्स से, ठीक है? ये लेट्स से मान लो ट्रायंगल है। अब यहाँ पे आपको दिख रहा है कि ये ट्रायंगल के सर्टेन साइड्स हैं, है ना? ये साइड्स है ए, बी, सी, ये सारे इसके साइड्स हैं। ए बी, बी सी, ए सी। ये क्या है लेकिन अपने आप में? बी एक्स। ये इसका ऑल्टीट्यूड है। इसकी हाइट है। ये हाइट के बारे में बात कर रहा है। ऑल्टीट्यूड मतलब क्या होता है? हाइट, है ना? यहाँ पे सीधा क्लियर कट आंसर है। यहाँ पे ज़्यादा कोई इतना प्रॉब्लमैटिक नहीं है। आपको पता है तो पता है, इसमें कोई आपको ज़्यादा लगाना नहीं है दिमाग। बाकी चीज़ें इर्रेलेवेंट है। पोजीशन जो है अपर भी हो सकती है, लोअर भी हो सकती है। अगर कोई चीज़ यहाँ पे लोकेटेड है तो वो उसकी अपर पोजीशन है। यहाँ पे लोकेटेड है तो लोअर पोजीशन है। तो पोजीशन का मतलब ज़रूरी नहीं है कि उसकी हाइट है वो, ठीक है? बिहेवियर इर्रेलेवेंट है। एम्बिशन भी यहाँ पे क्या है? इर्रेलेवेंट है। तो हमारा यहाँ पे सही आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर बी।
फिर आता है आपके पास विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ सिनोनिम ऑफ द वर्ड डिफिकल्ट। यानी कि आपको बताना है इनमें से कौन सा ऐसा वर्ड है जो डिफिकल्ट से मैच नहीं करता, यानी कि वो डिफिकल्ट का उल्टा हो सकता है एट बेस्ट। यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो टैक्सिंग क्या है? टैक्सिंग मतलब होता है कि कोई भी चीज, जैसे मान लो आप पे टैक्स लग रहा है, यानी कि आपको क्या करना पड़ेगा? पैसे भरने पड़ेंगे, यही देना होगा ना, आपको टैक्स देना होगा। तो किसी भी इंसान को पैसे देना अच्छा जनरली नहीं लगता है, लेकिन आपको देना तो पड़ेगा क्योंकि टैक्स आपका ऑब्लिगेशन है ना? तो आप तो दोगे। लेकिन वो क्या है, आपसे डिमांड कर रहा है कोई चीज, यानी कि वो आपको देना पड़ रहा है, आपका एफर्ट लग रहा है उस चीज पे, यानी कि वो चीज आपके लिए डिफिकल्ट है करना। तो हम टैक्सिंग बोलते हैं इसीलिए उस चीज को, कोई भी चीज जो आप पे दबाव डाल रही है उसको हम क्या बोलते हैं? टैक्सिंग। तो टैक्सिंग क्या है? हमारा डिफिकल्ट का सिनोनिम है हमारा। तो टैक्सिंग तो होगा नहीं यहाँ पे क्योंकि हमसे पूछा गया नॉट अ सिनोनिम। सिमिलरली डिमांडिंग भी मैंने बोल दिया ऑलरेडी कि डिमांडिंग नहीं हो सकता, क्योंकि कोई भी चीज अगर मान लो आपसे मैं डिमांड करूँ कि पैसे दो, तो आपका मन नहीं करेगा पैसा देने का, है ना? नेचुरल टेंडेंसी है, सबको मन करता है कि जितना पैसा रख सके रखे। आपका मन नहीं करेगा जनरली पैसा देने का अनलेस एंड अनटिल आप श्योर हो कि कोई जेन्युइन है, जरूरत है। तो अगेन वो क्या है, आपके लिए डिफिकल्ट है। ओनेरस क्या होता है? ओनेरस होता है कि कोई भी चीज़ जो आपके ऊपर बर्डन होता है। जैसे मान लो आप जब जाओगे, ट्रायल कोर्ट्स में आर्ग्यू करोगे, तो बर्डन ऑफ प्रूफ होता है कुछ। अब बर्डन ऑफ प्रूफ किस पे होता है जनरली? नॉर्मली होता है कि जो भी पर्सन एलिगेशन लगा रहा है, जो भी पर्सन बोल रहा है कि अरे इसने क्राइम किया है, तो आपको प्रूफ करना पड़ेगा कि भाई इसने पर्सन ने कैसे क्राइम किया है। तो ओनेरस क्या होता है कि कोई भी चीज़ तो आपको करना पड़ रहा है, तो डिफिकल्ट है क्योंकि वो बर्डन सब है, बर्डन आप पे लाई कर रहा है। तो अगेन वो भी डिफिकल्ट है, तो ये भी नहीं होगा। तो हमारा क्या हो गया यहाँ पे? फैसाइल। फैसाइल जो है हमारा यहाँ पे हो गया सीधा आंसर, क्योंकि वो डिफिकल्ट का उल्टा है। फैसाइल मतलब क्या होता है? हमारा कोई भी चीज जो कि नीट एंड कॉम्प्रिहेंसिव है, यानी कि कोई भी चीज अगर मान लो नोट्स आपको मिले, एक नोट्स ऐसे कि इधर उधर पूरा फैला हुआ है, आपको समझ ही नहीं आ रहा, इतना टाइम लग रहा है पढ़ने में। दूसरे नोट्स एकदम बुलेट पॉइंट में प्रॉपर आपको उसमें ग्राफिक्स मिल रहे हैं, इलस्ट्रेशन मिल रहे हैं ऑल वगैरह, तो वो क्या है? आपके लिए फैसाइल है। आप अच्छे से उसको पढ़ पाओगे, समझ पाओगे जो भी चीजें हो रही है वहां पे, है ना? तो इसीलिए हमारा ये सही आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर। फिर आता है हमारे पास एंटोमोलॉजी। एंटोमोलॉजी जो है किस चीज की स्टडी होती है, आपसे पूछा गया है ना। एंटोमोलॉजी जो है किस चीज की स्टडी होती है? देखो कहीं भी अगर ओलॉजी के बारे में बात किया गया ना, ये आपको दिख गया लॉजी, ठीक है? लॉजी जो है अपने आप में लोगिया ऐसे से आता है ऐसे, इसका सिंपली मीनिंग होता है साइंस ऑफ, ठीक है? इसका मतलब क्या होता है? साइंस ऑफ या स्टडी ऑफ किसी भी चीज की। तो एंटोमोलॉजी जो है सिमिलरली इसमें भी वही लगा हुआ है, आपको दिख रहा है सफिक्स। तो एंटोमोलॉजी इज द स्टडी ऑफ व्हाट? तो सिंपल है यहाँ पे इंसेक्ट्स, एंटोमोलॉजी इज द स्टडी ऑफ इंसेक्ट्स, ठीक है? तो ये ब्रांच है जूलॉजी की, जूलॉजी अपने आप में एक साइंस है, उसी का ब्रांच है, ठीक है? एंटोमोलॉजी, जो कि इंसेक्ट्स को स्टडी करता है। बहुत सारे इंसेक्ट्स हैं तो इंसेक्ट्स को स्टडी करता है वो सिंपली बस। फिर आता है पर्सन हु इज इनडिफरेंट टू प्लेजर और पेन। अभी हमने बात किया इसके बारे में, ठीक है? लेकिन यहाँ पे हमें वो एसेटिक वाला ऑप्शन तो दिख नहीं रहा, तो हमें अगेन देखना पड़ेगा ये चारों में से और कौन सा बेस्ट ऑप्शन है। तो यहाँ पे पर्सन क्या है? इनडिफरेंट है। इनडिफरेंट मतलब क्या है? उसे फर्क नहीं पड़ रहा, चाहे उसे मतलब कि खुशी मिल रही है, चाहे उसे मतलब कि लाइक नहीं मिल रही है, उसे कोई फर्क नहीं पड़ रहा। ही डज नॉट केयर, शी डज नॉट केयर, ठीक है? तो पर्सन इज इनडिफरेंट टू प्लेजर एंड पेन, उसको हम क्या बोलते हैं? तो इनको हम बोलते हैं स्टोइक्स, इनको हम क्या बोलते हैं? स्टोइक्स बोलते हैं, ठीक है? स्टोइसिज्म अपने आप में एक बहुत बड़ी फिलॉसफी है जिन लोगों ने काफी काम किया था रोमन टाइम्स में। तो स्टोइक्स इनको हम बोलते हैं क्योंकि ये किसी भी चीज के बारे में नहीं केयर करते। इनका बिलीफ है सिंपली, भाई मैं अगर किसी चीज का नॉलेज नहीं कर रहा, मैं किसी चीज को अपने अंदर इफेक्ट नहीं होने दे रहा, तो वो चीज मेरे को इफेक्ट नहीं करेगी, सिंपल सी बात है। तो इसलिए उनको बोला जाता है स्टोइक्स, ठीक है? बाकी स्केप्टिक कौन होता है? एक ऐसा पर्सन होता है जो हर चीज को डाउट करता है ना, हर चीज पे डाउट करता है, स्केप्टिक है वो। बताओ कि स्केप्टिकल बोलते हैं नहीं कि अरे यार तुम कितने स्केप्टिकल हो यार, हर चीज में शक करते रहते हो। तो स्केप्टिकल अनरिलेटेड है इससे। हिडोनिज्म हमने ऑलरेडी समझ लिया क्या होता है, एक पर्सन जो बिल्कुल प्लेजर से ही पूरा कंसर्न है अपनी लाइफ। लिबर्टेनिज्म क्या होता है? अगेन ऑलमोस्ट सेम ही चीज होती है, बस थोड़ा बहुत डिफरेंस है इसमें। लिबर्टेनिज्म होता है एक पर्सन जो काफी लिबरल होता है अपने साथ, यानी कि उसके जो मॉरल वैल्यूज होते हैं रिलेटिवली लूज होते हैं, ही डज नॉट हैव स्ट्रिक्ट मॉरल बाउंड्रीज लेट्स से। वो बहुत ही लिबरल है अपने साथ, जो मन करता है कर लेता है, अपने आप को बहुत लिबर्टीज देता है, अपने आप को बहुत फ्लेक्सिबिलिटी अलाउ करता है वो, ठीक है? हमारा यहाँ पे क्या हो गया? ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। फिर आता है हमारे पास अ पर्सन बाय बूम लीज इज मेड। तो देखो लीज जो है अपने आप में क्या होता है? देर आर मल्टीपल वेज ऑफ ट्रांसफरिंग अ प्रॉपर्टी। किसी भी प्रॉपर्टी को अगर आप ट्रांसफर करते हो, क्योंकि आए दिन आप देखते हो ट्रांजैक्शंस होते रहते हैं। आपका कभी मन करेगा कि मैं अपना घर जो है किसी और को दे दूं, कल मन करेगा कि घर किसी और से ले लूं, तो आप प्रॉपर्टी ट्रांसफर करते रहते हो एक दूसरे को, है ना? आप प्रॉपर्टी कल अपने दोस्त को दे दोगे, आपका दोस्त जो है आपको दे देगा प्रॉपर्टी। ये लेन देन चलते रहता है, लाइफ का पार्ट है।
तो उन्हीं में से लाइफ का जो एक पार्ट है, एक तरह है, एक तरीका है प्रॉपर्टी को ट्रांसफर करने का, जिसको हम कहते हैं लीज। जिसमें आप इमूवेबल प्रॉपर्टी, यानी कि कोई भी प्रॉपर्टी जिसको आप ऐसे मूव नहीं कर सकते, इमूवेबल प्रॉपर्टी है, यानी कि वो लैंड से अटैच है वगैरह एंड ऑल, तो उसको आप जो है कोशिश करते हो कि किसी और को दे दो एक सर्टेन टाइम पीरियड के लिए एंड ऑल, जिसकी वजह से आपको थोड़े बहुत पैसे मिल जाए एंड ऑल, है ना? तो उसको हम क्या कहते हैं? लीज बोलते हैं। तो पर्सन जो है, जो लीज बनाता है, उसको हम क्या बोलते हैं? जो पर्सन लीज बनाता है उसको भी, उसका भी कुछ नाम होगा, और जिस पर्सन को लीज मिल रही है उसका भी कुछ नाम होगा। तो जो पर्सन लीज बनाता है उसको हम बोलते हैं लेसर, ठीक है? जो पर्सन लीज बनाता है उसको हम क्या बोलते हैं? हम, ठीक है? और जो पर्सन लीज जिसको मिलती है उसको हम बोलते हैं लेसी। तो हमारा यहाँ पे क्या हो गया? सिंपल आंसर ऑप्शन नंबर बी। ये लेसर नहीं है, कंफ्यूज मत कर लेना, इनका प्रोनाउंसिएशन ऑलमोस्ट सेम है, कंफ्यूज मत कर लेना, ये लेसर है, ओ यहाँ पे लगा हुआ है, ठीक है? तो जो पर्सन लीज बना रहा है वो लेसर है, जिसको मिल रहा है वो लीज प्रॉपर्टी मिल रही है वो है लेसी। फिर आता है हमारे पास, देखिए ये हमारा बैच है, ठीक है? अभी ऑफर चल रहा है रमजान का, अभी भी बीता नहीं है, लास्ट डे है आज, ठीक है? और हम कंसिडर कर सकते हैं अगर आप विद इन 12 आवर्स अभी मैसेज करेंगे, फिर भी इसमें जो ऑन गोइंग कोर्स है हमारा जनवरी से, जितना भी हमने उसमें कवर कराया है, और हमने बहुत कुछ कवर कर लिया ऑलरेडी, वी आर वे पास्ट है, ठीक है? तो हमने बहुत कुछ कवर कर लिया है। तो हम जो है वहाँ पे आपको 3000 में देने वाले हैं। बट अगर मान लो आपको शुरुआत से ज्वाइन करना है, मन कर रहा है कॉम्प्रिहेंसिव प्रिपरेशन करने का, ऑफ कोर्स ये अब 2-3 महीने ही रह गए हैं, उससे भी कम रह गया है टाइम, अगर आप एमयू के लिए प्रिपेयर कर रहे हो तो, है ना? तो वो जो है वो भी हम कराने वाले हैं। वो बैच जो है हमारा स्टार्ट होगा अराउंड 15th, और उसका एंट्रेंस एग्जाम की लास्ट डेट जो है फॉर्म भरने के लिए वो 7 मार्च। आपको एंट्रेंस देना होगा 10 मार्च को, ऑनलाइन होगा, आराम से कंफर्टेबल होकर आप दे सकते हो, ठीक है? आपको 7 मार्च तक लेकिन फॉर्म भरना है, वो इंपॉर्टेंट है, मिस मत कर देना उस डेट को। और इस बैच में आपको वो सारी चीजें मिलने वाली है जो हमारे ऑनगोइंग बैच में स्टूडेंट्स को मिली है। और सबसे मजे की बात क्या है आपके लिए? कि अगर आप टॉप 60 में आते हो, जी हाँ, जितने भी स्टूडेंट्स देंगे अगर आप उनमें से टॉप 60 में आते हो, आपको ये जो है फ्री में पूरा एक्सेस मिलने वाला है। सिर्फ आपका 1000 रुपीज रजिस्ट्रेशन फी लगेगा, क्योंकि वो टेक्निकल चीज़ों की वजह से है, प्लेटफॉर्म फीस एंड ऑल। बट अगेन आपको सब कुछ मिलने वाला है वहाँ पे, 100% स्कॉलरशिप है आपको। और आपको जो है 50+ फुल लेंथ मॉक्स, डेली लाइव क्लासेस, सब्जेक्ट वाइज मॉड्यूल्स, सब्जेक्ट वाइज वर्कशीट, एंड 24/7 डाउट सपोर्ट। और आपको पता ही है हमारी क्वालिटी कैसी है, आप खुद देख रहे हो हमारी वीडियोस, और भी वीडियोस आप देख सकते हो, फीडबैक के लिए आप हमारे स्टूडेंट्स को भी कांटेक्ट कर सकते हो। तो ये सब आपको मिलने वाला है, लेकिन इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है? 99 रुपीज़ का फॉर्म फी है आपका, और 60 सीट्स ही है। इसीलिए इम्पॉर्टेंट है कि जब 60 सीट्स है, उसका ध्यान रखिए कि आप इसको अवेल बिल्कुल करिएगा, ये अपॉर्चुनिटी बार बार नहीं आती है। और जो लोग नहीं कर पाए, यानी कि लेट्स से जो 60 के बियॉन्ड एंड ऑल, उनको भी जो है कंसेशन मिलेगा, ऑफ कोर्स। ये हमारा जो कोर्स है उनको काफ़ी अफोर्डेबल रेट में उनको भी मिलने वाला है, तो डोंट वरी। चलिए, ध्यान रखिएगा इन सब चीज़ों का। कोई भी डाउट्स हो तो आप जो है, आपको नंबर जो दिख रहा है स्क्रीन पे, उस पर आराम से कांटेक्ट कर सकते हैं। तो लेट्स कंटिन्यू। अब आता है हमारे पास फ्रूट ईटिंग एनिमल्स। तो फ्रूट ईटिंग एनिमल्स को हम क्या बोलते हैं? फ्रूट ईटिंग एनिमल्स को हम बोलते हैं फ्रूगीवोर्स, ठीक है? फ्रूट ईटिंग एनिमल्स को क्या बोलते हैं? फ्रूगीवोरस। अब बाकी तीनों क्या है? ओमनीवोरस कौन है? ऐसे पर्सन जो हर्बीवोरस भी है और कार्निवोरस भी एक तरह से कह सकते हैं। अगेन आपको समझना होगा कार्निवोरस हर्बीवोरस कौन होते हैं। कार्निवोरस हम उनको बोलते हैं जो से मीट खाते हैं, जैसे टाइगर्स, है ना? आप टाइगर को थोड़ी ना संतरा जाके खिला दोगे, आप वो कार्निवोरस है। सिमिलरली हर्बीवोर्स कौन है? डियर हो गए आपके जैसे, है ना? ये गाय हो गए जैसे आपके। ये सब क्या है? शीप्स एंड ऑल, ये सब आपके हर्बीवोर्स है, यानी कि ये सब घास वास वही सब खाते हैं, कि कुछ मीट वीट ये सब नहीं खाते। ओमनीवोरस कौन है? जैसे ह्यूमंस हो गए। अब हम लोग जो है नॉर्मली अगर चाहे तो दोनों ही खा सकते हैं, है ना? वो हमारे ऊपर है, राइट? या बियर्स जो होते हैं, बियर्स जो आपके होते हैं भालू एंड ऑल, वो भी ओमनीवोरस होते हैं ये सब, ठीक है? फ्रूगीवोरस कौन होते हैं? जो सिर्फ फ्रूट्स खाते हैं। तो हमारा सही आंसर ऑप्शन नंबर डी। फिर आता है आपके सामने
वन हू ऑफन टॉक्स ऑफ हिज अचीवमेंट्स। अब ऐसे आपने देखा होगा कुछ लोग को कि जो सिर्फ अपने बारे में ही बात करते रहते हैं, अपने मियाँ मिट्ठू है, हमेशा अपनी वाहवाही करते रहेंगे, हमेशा अपने अचीवमेंट्स के बारे में बात करते रहेंगे। बहुत सारे ऐसे लोग हैं, पता नहीं उनको क्या लगता है ऐसा, है ना? तो आपका मन करता होगा कभी कभार कि भाई इनको कुछ वर्ड बोल दिया, लेकिन वो मन आन गया जहन में मेरे। तो उनके लिए ये वर्ड बना है ईगोटिस्ट। उनको क्या बोलते हैं? ईगोटिस्ट। ईगो मतलब होता है आई। हमने ऐसे ये वर्ड पावर बीडीसी जो हमारी अनदर सीरीज है उसमें ये बताया है, आप उसको चेकआउट कर सकते हो इस वीडियो के बाद। तो ईगो जो है उसका मतलब क्या होता है? आई। ईगो से हमारे आते हैं मल्टीपल वर्ड्स। ईगोइस्ट कौन होता है? एक पर्सन जो सेल्फिश होता है, थोड़ा अपने बारे में सोचता है। लेकिन ईगोटिस्ट उससे भी ऊपर होता है। ईगोटिस्ट क्या होता है? सिर्फ अपने बारे में ही ऐसे लगता है कि पूरी दुनिया उसकी रिवॉल्व कर रही है, उससे कंसर्न है। उससे भी ऊपर एक और होता है ईगोसेंट्रिक। बट हमें अभी कंसर्न है ईगोइस्ट एंड ईगोटिस्ट से। तो ईगोइस्ट से भी बड़ा क्या है? ईगोटिस्ट। सेल्फिश है, ठीक है, लेकिन वो पूरे मीनिंग को कैप्चर नहीं कर रहा, वो बस मतलब ही बता रहा है। अब मतलब ही का तो मतलब भाई कोई पर्सन मतलब ही है तो जरूरी थोड़ी ना सिर्फ अपने अचीवमेंट्स के बारे में ही बात कर रहा हो। कोई पर्सन कितने अनेक प्रकार से मतलबी हो सकता है। हमें चाहिए स्पेसिफिक टाइप का, है ना? तो इसीलिए ईगोटिस्ट होगा। एपिक्यूर कौन होता है? एपिक्यूर मतलब कि एक पर्सन होता है जो कि काफी रिफाइंड प्लेजर से कंसर्न है। जैसे हीडोनिस्ट जो था वो सिर्फ प्लेजर से कंसर्न था, लेकिन एक एपिक्यूर जो होता है वो रिफाइंड प्लेजर से कंसर्न है। जैसे मान लो अच्छे खाने से एंड ऑल, है ना? मतलब कि एक रिफाइंड प्लेजर से कंसर्न है वो, एक हाइयर लेवल के प्लेजर से थोड़ा बहुत कंसर्न है वो। तो हमारा यहाँ पे सही आंसर क्या हो गया? ऑप्शन नंबर बी, ईगोटिस्ट। फिर आता है हमारे पास गवर्नमेंट बाय प्रीस्ट और गवर्नमेंट विच हैज इट स्टेट रिलीजन। यानी कि कुछ गवर्नमेंट्स ऐसी होती है जहाँ पे स्टेट रिलीजन होता है, यानी कि उन्होंने बोल ही दिया है कि हमारा रिलीजन यही है और यही फॉलो होगा। तो उन स्टेट्स को हम क्या बोलते हैं? उन गवर्नमेंट को हम क्या बोलते हैं? तो उनको हम बोलते हैं थियोक्रेसी। उनको हम क्या बोलते हैं? थियोक्रेसी। इंपॉर्टेंट चीज है यहाँ पे, क्योंकि सेक्रेड होटल भी आपको लग रहा होगा, हो सकता है, क्योंकि अगेन ये भी थोड़ा बहुत प्रीस्ट से रिलेटेड है, लेकिन अगेन दिस इज ओनली रिलेटेड टू प्रीस्टहुड, दिस इज नॉट रिलेटेड टू स्टेट। ठीक है, हमें दोनों मीनिंग चाहिए। हमें रिलीजन चाहिए एंड गवर्नमेंट विच हैज इट स्टेट रिलीजन, वो थियोक्रेसी में ही कैप्चर हो रहा है, इसमें कैप्चर नहीं हो रहा है। इसीलिए ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर नहीं है। ओलिगार्की एंड एरिस्टोक्रेसी ऑन द अदर हैंड क्या है? ओलिगार्की मतलब जैसे रोमन एम्पायर था, उसमें सर्टेन फ्यू पीपल ही जो है ऑलमोस्ट कंट्रोल करते थे इंटायर पावर को, है ना? तो उसको हम क्या बोलते हैं? ओलिगार्की, जब थोड़े बहुत ही लोग पूरे पावर को कंट्रोल करते हैं। और एरिस्टोक्रेसी क्या होता है? एरिस्टोक्रेसी बेसिकली मतलब एरिस्टो मतलब होता है ग्रीक वर्ड है एक अपने आप में, उसका मीनिंग होता है बेस्ट। ठीक है, नॉर्मली एरिस्टोक्रेसी सिंपली मीन्स कि जब नोबल्स या जो भी लाइक पर्सन्स जो होते हैं नोबल कैरेक्टर्स के नॉल, वो कंट्रोल करते हैं, तो उसको बोलते हैं एरिस्टोक्रेसी। यानी कि जब एक हायर क्लास ऑफ पॉपुलेशन जो है या एक एलीट क्लास जो है वो मैनेजमेंट पावर में होते हैं, कंट्रोलिंग पावर में होते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं? एरिस्टोक्रेसी बोलते हैं। तो एरिस्टोक्रेसी भी कुछ लोगों के अकॉर्डिंग, मतलब कुछ लोग के अकॉर्डिंग, विच आई मीन एरिस्टोटल एंड दीज पीपल, तो उनके अकॉर्डिंग ये अच्छी मतलब गवर्नमेंट उस समय मानी जाती थी। अब तो ये कोई मानता नहीं है ऐसे जनरली, है ना? तो ये है गवर्नमेंट बाय प्रीस्ट या गवर्नमेंट विच इज स्टेट रिलीजन, उसको हम क्या बोलते हैं? सिंपली थियोक्रेसी। क्योंकि थियोलॉजी जैसे होता है स्टडी ऑफ रिलीजन, वैसे थियोक्रेसी होता है भाई गवर्नमेंट विच इज स्टेट रिलीजन। फिर आता है आपके पास ओम्बुड्समैन। ओम्बुड्समैन क्या है? अपने आप में एक वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है, अगेन आपको बताना है किस चीज के लिए है। तो ओम्बुड्समैन रेफर टू पर्सन हु लुक्स इनटू द कंप्लेंट अगेंस्ट द पब्लिक अथॉरिटी। कभी भी आपको अगर मान लो कोई दिक्कत आ रही है ना, आप किसी पब्लिक अथॉरिटी के पास गए अपना काम कराने के लिए, किसी सरकारी दफ्तर में गए, वो नहीं काम कर रहा सही से, तो आप चाहोगे कि आप उसके अगेंस्ट कंप्लेन कर सको। लेकिन ऐसा तो है नहीं ना कि भाई हर समय आप जो है पुलिस वाले के पास ही जाओगे। आप जो है कहाँ पे जा सकते हो? आप इनके पास जा सकते हो, ओम्बुड्समैन के पास। ठीक है, तो ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। फिर आता है हमारे पास द वन वो नोज एवरीथिंग। तो वन वो नोज एवरीथिंग यानी कि उसके पास सारी चीजों के बारे में नॉलेज है। अब ऐसा कौन हो सकता है? वेल हम इमेजिन नहीं कर सकते, लेकिन अगेन कॉन्सेप्ट तो कॉन्सेप्ट है। तो वन वो नोज एवरीथिंग, इसको हम क्या बोलते हैं? ओमनीशिएंट बोलते हैं। शिएंट जो है अपने आप में उसका मीनिंग ही होता है नॉलेज। जैसे एक आपने मैक्सिम सुना होगा, वॉलेंटीन अनफिट इंजूरिया। वॉलेंटीन अनफिट इंजूरिया मतलब क्या होता है? अगर आपने किसी चीज के लिए सहमति दे दी तो आप उसके लिए सू नहीं कर सकते। सिमिलरली होता है साइंटीन अनफिट इंजूरिया, यानी कि अगर आपको किसी चीज के बारे में सिंपली नॉलेज है, इसका मतलब ये नहीं कि आपने कंसेंट दे दिया। इसीलिए साइंटीन अनफिट इंजूरिया डिफेंस नहीं है, लेकिन वॉलेंटीन अनफिट इंजूरिया अपने आप में डिफेंस है। तो हमें चाहिए ओमनिशिएंट। ओमनिशिएंट मतलब क्या होता है? द वन हु नोज एवरीथिंग। फिर आता है ओमनी प्रेजेंट।
ओमनी प्रेजेंट क्या होता है? एक ऐसा पर्सन जो हर समय प्रेजेंट है, हर जगह प्रेजेंट है, ठीक है? उसको हम बोलते हैं ओमनी प्रेजेंट, यानी कि एक हाइपोथेटिकल मतलब पर्सन, हाइपोथेटिकल ऑल पावरफुल बीइंग जो हर जगह प्रेजेंट है, तो क्या बोलते हैं? ओमनी प्रेजेंट। ओमनीपोटेंट कौन है? एक ऐसा पर्सन जो सर्वशक्तिमान है, यानी कि उसके पास उससे बड़ा कोई है ही नहीं, उससे ज्यादा किसी के पास भी शक्ति नहीं है, उसके पास सारी शक्तियां हैं, उसको हम क्या बोलते हैं? ओमनीपोटेंट। ऑप्टिमिस्ट आपको पता ही है, आशावादी पर्सन। सिंपल सी बात है, हमारा यहाँ पे क्या हो गया? ऑप्शन नंबर बी। फिर आता है विच कैन नॉट बी इरेज्ड और फॉरगॉटन, ठीक है? एक ऐसी चीज जिसको आप इरेज नहीं कर सकते, जिसको आप भूल नहीं सकते, उसको हम क्या बोलते हैं? तो यहाँ पे आपके पास दिए हुए हैं 4 ऑप्शन। इनकॉरिजिबल कौन होता है? इनकॉरिजिबल होता है कोई भी चीज़ जिसको आप करेक्ट नहीं कर सकते। आप कभी-कभार किसी पर्सन को भी बोलते हो, "अरे यार, तुम्हारा कुछ हो ही नहीं सकता।" तो ठीक ही नहीं कर सकते, तुम मानते ही नहीं हो, इनकॉरिजिबल हो एकदम। तो इनकॉरिजिबल यहाँ पे होगा नहीं वो। इनक्योरेबल क्या है? जैसे मान लो कोई भी बीमारी है, कुछ-कुछ ऐसी बीमारियाँ हैं जो अभी भी इनक्योरेबल है। अब जैसे मान लो कैंसर ही हो गया, बहुत मतलब कि अभी भी इनक्योरेबल ही है ऑलमोस्ट, है ना? क्यों? क्योंकि इसमें कुछ-कुछ अभी चीज़ें हैं जो नहीं अभी डिस्कवर कर पाए हम, इतना रिसर्च नहीं आगे बढ़ पाया है, इनक्योरेबल है। इनक्योरेबल मतलब जो चीज़ ठीक नहीं हो सकती। फिर आता है इनफॉलिबल। इनफॉलिबल मतलब क्या होता है? एक ऐसा पर्सन जो फॉलिबल नहीं है कभी भी, यानी कि वो पर्सन कभी भी गलती ही नहीं कर सकता। अब कुछ पर्सन ऐसे होते हैं, उनको देख के ही लगता है यार ये कमाल है यार, मतलब ये एकदम जीनियस है। ये जो करते हैं एकदम अच्छा करते हैं। ये इनफॉलिबल है, यानी कि ये कभी गिर ही नहीं सकते, इनका कभी पतन ही नहीं हो सकता, है ना? इनको कोई हरा ही नहीं सकता। तो इनफॉलिबल है वो। इंडेलिबल ऑन द अदर हैंड क्या है? यानी कि दैट व्हिच कैन नॉट बी अरेज़्ड और फॉरगॉटन, क्योंकि ये डेलिबल का उल्टा है। डेलिबल मतलब जो चीज़ को आप मिटा सकते हो। तो इंडेलिबल मतलब क्या हो गया? जिस चीज़ को आप नहीं मिटा सकते। तो ऑप्शन नंबर सी इज़ द करेक्ट आंसर। फिर आता है समथिंग दैट इज कंसिडर्ड टू बी टू इंपॉर्टेंट टू चेंज और क्वेश्चन, यानी कि कुछ कुछ चीजें ऐसी होती है जो कि बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है, या बहुत ही ज्यादा मतलब उसको माना जाता है सोसाइटी में, इसीलिए उस पर क्वेश्चन उठाना ही गलत मान दिया जाता है। ऐसी कौन सी चीज होती है, उसको हम क्या बोलते हैं? तो यहाँ पे आपका वर्ड दिया हुआ है सेक्रोसेंट, सेक्रिसिटी, सैचुराइन एंड सेक्रम। सेक्रम अपने आप में कोई ऐसे वर्ड है नहीं प्रॉपरली, ठीक है? तो आपका यहाँ पे आपको 3 ही वर्ड से मेनली कंसर्न्ड हो आप। अब देखो सेक्रोसेंट क्या होता है? सेक्रोसेंट होता है कि कोई भी चीज़ जो काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, काफ़ी ज़्यादा होली है। सीक्रेट से आता है ये, सेक्रोसेंट है ना? जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल द आइडिया ऑफ जस्टिस इज़ सेक्रोसेंट टू लॉ। जस्टिस जो है कितना सेक्रोसेंट है ना? हम सब चाहते हैं कि जस्टिस हो सोसाइटी में, तो सेक्रोसेंट है वो। सेक्रेस्टिटी लेकिन ऑन द अदर हैंड इज़ टोटली डिफरेंट। वो स्पेसिफिकली एक चर्च के एक पार्टिकुलर लेट्स से अपार्टमेंट या पार्ट को रेफर करता है सेक्रेसिटी, ठीक है? वो कंप्लीटली डिफरेंट है, वो फिजिकल चीज़ को रेफर कर रहा है। और सैचराइन हम किस चीज़ को बोलते हैं? कि कोई भी चीज़ जो बहुत ही ज़्यादा स्वीट है ना? बहुत ही ज़्यादा जो स्वीट है, सेंटिमेंटल है, उस चीज़ को हम बोलते हैं सैचराइन बोलते हैं। सैचराइन भी इससे इम्पोर्टेंट नहीं है। भले ही कोई पर्सन कितना भी स्वीट हो, भले ही कोई सेंटिमेंट कितना भी स्वीट हो, लेकिन फिर भी आप उसको क्वेश्चन कर सकते हो। लेकिन सैक्रोसेंट ऑन द अदर हैंड, उसका मतलब क्या है? कि कोई चीज़ इतनी ज़्यादा हाई है, इतनी ज़्यादा उसकी वर्थ है कि उसको आप क्वेश्चन नहीं करना चाहते। तो इसीलिए हमारा यहाँ पे सही आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर ए। फिर आता है हमारे पास द स्टेट ऑफ बिकमिंग ओल्ड फैशन एंड नो लॉन्गर यूजफुल, यानी कि एक ऐसी स्टेट जिसमें आपकी जो आवश्यकता है खत्म हो चुकी है, अब फर्क ही नहीं पड़ रहा, आपको कोई यूज ही नहीं रह गया है ना? द स्टेट ऑफ बिकमिंग ओल्ड फैशन नो लॉन्गर यूजफुल। तो कभी कभार होता है, अब जैसे कोई भी इन्वेंशन बना, अभी यूजफुल है, अभी अच्छा लग रहा है, लेकिन एक पॉइंट आया अब उसका कोई यूज ही नहीं है। अब खुद ही सोचो, अभी एआई आया है। अब एआई आया है तो बहुत सारी चीजें जो है रिप्लेस हो रही है ना? तो आपको लगने लगा अरे भाई इसका तो अब कुछ काम ही नहीं है। बहुत सारी चीज़ें रिप्लेस क्यों हो रही है? क्योंकि लोगों को लग रहा है कि अरे ये तो हम एआई से करवा लेंगे इससे बढ़िया। तो द स्टेट ऑफ बिकमिंग ओल्ड फैशन नो लॉन्गर यूज़फुल, है ना? यानी कि ये ओल्ड फैशन हो गई है, अब तो इसे कोई यूज़ ही नहीं करता है। अब आप खुद ही सोचो कितने लोग को आप एक्चुअली में देखते हो जो पेजर यूज़ कर रहे हैं, क्यों? क्योंकि वो सिंपली ओल्ड फैशन हो गया, अब उसका कोई यूज़ नहीं रह गया, अब स्मार्टफ़ोन आ गए एंड ऑल, सिमिलरली उससे भी ज़्यादा कुछ और आ जाएगा। आपको बताना है ऐसा कौन-सी चीज़ है, तो ऑब्वियस सी बात है कि कोई चीज़ अगर ओल्ड फैशन हो रही है तो यानी कि वो क्या बन गई? वो ऑब्सोलीट हो गई, है ना? यानी कि ऑब्सोलिसेंस क्या हो गया? ऑब्सोलिसेंस यहाँ पे हो गया हमारा सही आंसर। यहीं पे अगर हम बात करते हैं ओमनेस के बारे में, तो ओमनेस क्या है ऑन द अदर हैंड? ओमनेस यानी कि कोई भी चीज़ है, जैसे मान लो अ, लेट्स से आपको कोई फ़ोरबोर्डिंग हो रहा है या एप्रीहेंशन हो रहा है कि आपके साथ कुछ बुरा होने वाला है। क्योंकि लेट्स से बादल छा रहे हैं, आप मतलब कि पूरा लाइटनिंग क्रैक कर रही है, एकदम हॉरर मूवी की तरह जैसा वाइब हो रहा है, यानी कि आपको लग रहा है अरे यार क्या होने वाला है मेरे साथ, है ना? एक ओमनस वाइब आ रही है, एक केओटिक वाइब आ रही है, तो हम बोलते हैं ओमनस। तो ओमनस तो यहाँ पे कंप्लीटली अनरिलेटेड है। फिर आता है परफिडियस, परफिडियस भी अनरिलेटेड है।
परफिडियस आता है परफिडिटी से। परफिडिटी का मतलब क्या होता है? ट्रेचरी, बिट्रेयल, है ना, धोखाबाजी। आपके दोस्त है, आपके दोस्त ने आपको धोखा दे दिया, उसने क्या कर दिया आपके साथ? परफिडिटी कर दी, यानी कि हिज एक्ट वाज परफिडियस, हिज बिहेवियर वाज परफिडियस, है ना। तो ये सब क्या है? इनसे रिलेटेड है ऑल हमारा। तो ये कंप्लीटली अनरिलेटेड चीजें हैं, ठीक है। सिमिलरली विट्रियस जो है वो अपना लाइक यू नो हम जब मिरर्स के बारे में बात करते हैं, कंप्लीटली उस चीजों से रिलेटेड है, मतलब स्क्रीन से रिलेटेड है एंड ऑल। तो दीज आर लाइक कंप्लीटली इररेलेवेंट चीजें। हमारा बस एक ही यहाँ पे सही ऑप्शन है, ऑब्सोलिसेंस। तो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। फिर आता है बेकन फादर ऑफ इंग्लिश एसे हैड अ थर्स्ट डैश नॉलेज, यानी कि ये फिल इन द ब्लैंक, फिल इन द ब्लैंक्स भी बहुत आते हैं एमयू में। तो बेकन द फादर ऑफ इंग्लिश एसे जो है हैड अ थर्स्ट। अब देखो यहाँ पे फिल क्या करना है। बेकन जो था उसकी लालसा थी, क्योंकि वो इंग्लिश में काफी एसेज लिखते थे, तो उनकी लालसा थी। थर्स्ट मतलब लालसा, है ना। ये डिजायर था उनका फॉर नॉलेज। इसके लिए, नॉलेज के लिए। फॉर का मतलब क्या होता है? के लिए। तो इसलिए हमारा होगा फॉर। के नहीं होगा। ऑफ का मतलब होता है के। इनका मतलब होता है में। विद का मतलब होता है साथ में। तो फॉर का क्या मतलब? के लिए। तो यहाँ पे क्या होगा हमारा? ऑप्शन नंबर डी। फिर आता है हमारे पास ही सक्सीडेड डैश प्रिजर्वेरेंस एंड शेयर हार्ड वर्क। सक्सीड उसने किया, ठीक है, लेकिन किस वजह से किया? आपको क्या बताना है किस वजह से किया? तो किस वजह से किया? प्रिजर्वेरेंस एंड अपने हार्डवर्क की वजह से। उसने मेहनत की, इसलिए वो मतलब कि अपना जीत पाया, सक्सीड कर पाया। आप मेहनत कर रहे हो, इसलिए आप एंट्रेंस को क्रैक करोगे, मेरे को पता है ना। ये जो है आपको बताना है कि उसकी वजह से। अब यहाँ पे इन एंड विथ क्या है? नहीं होगा। मैं उसके साथ किया नहीं, विथ उसके साथ में किया नहीं, उसकी वजह से किया ना, तो ये दोनों तो होगा भी नहीं। फिर आता है इन अकॉर्डेंस विथ अगेन। आप अकॉर्डेंस विथ अपने हार्डवर्क के अकॉर्डिंग थोड़ी ना मतलब कि सक्सीड कर रहे हो, आप उसकी वजह से कर रहे हो। यहाँ पे क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी, बाई डिंट ऑफ। क्योंकि डिंट ऑफ क्या है? अपने आप में एक इडियम एंड फ्रेज है जिसका मतलब ही होता है मीन्स ऑफ या बिकॉज ऑफ समथिंग। तो अपने प्रिजर्वेंस की वजह से आप सक्सीड कर पाए। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। फिर आता है डैश इज द साइंस रिगार्डिंग द स्टडी ऑफ बर्ड्स। तो अगेन सेम चीज है, अगेन आपको बताना है वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। इसीलिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान से आप पढ़ा करो, क्योंकि अगर आप यही कवर कर लोगे तो कम से कम लेकर एटलीस्ट आपके 2-3 क्वेश्चन तो ऐसे ही सॉल्व हो जाएंगे, है ना, फिक्स्ड है। तो यहाँ पे आपको बताना है डैश इज द साइंस रिगार्डिंग द स्टडी ऑफ द वर्ड्स। तो यहाँ पे क्या होगा? ऑर्निथोलॉजी। ऑर्निथोलॉजी इज द स्टडी ऑफ बर्ड्स। एंथ्रोपोलॉजी इज द स्टडी ऑफ ह्यूमंस। पैथोलॉजी इज द स्टडी ऑफ डिजीजेस। और फिलोलॉजी क्या होता है? स्टडी ऑफ लैंग्वेज, है ना। लैंग्वेज की भी स्टडी होती है, क्योंकि लैंग्वेज कितनी ज्यादा है तो वो भी स्टडी करनी पड़ती है। तो यहाँ पे क्या हो गया? ऑप्शन नंबर डी। फिर आता है आपके पास डैश यूरेनियम वी कैन यूज अनदर थ्योरियम टू प्रोड्यूस न्यूक्लियर पावर। आपको फिल इन द ब्लैंक करना है, यानी कि इसमें आप हिंदी में ट्रांसलेट करके देखो क्या हो सकता है। हमारे पास यूरेनियम के अलावा भी एक मेटल है, थोरियम, जो हम यूज कर सकते हैं न्यूक्लियर पावर के लिए। यानी कि यूरेनियम के अलावा कौन सी चीज एक्सप्रेस कर सकता है ना। यहाँ पे अगर आप देखोगे तो अगेंस्ट एंड ऑफ नो कंपैरिजन नहीं हो रहा है, इसमें बोल रहा है उसके अलावा भी। उसके अलावा भी, यानी कि दोनों रेफर हो रहा है। तो ऑप्शन सी और डी नहीं होगा। कंफ्यूजन कहाँ पे होगा? ए एंड बी में होगा। लेकिन यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज है बिसाइड्स एंड बिसाइड। बिसाइड मतलब क्या होता है? कोई चीज जो किसी के साइड में है, जैसे मान लो ए है एंड बी है, तो दे आर सिटिंग बिसाइड ईच अदर। लेकिन यूरेनियम और थोरियम थोड़ी ना साथ में मतलब की है, हम तो बस इनको रेफर कर रहे हैं कि अरे यूरेनियम के अलावा भी तो ऑप्शन है, थोरियम यूज कर लेंगे। अब इसका मतलब ये थोड़ी ना कि यूरेनियम थोरियम एकदम साइड में खड़े हैं, साइड में उनको हमने रखा हुआ है उनके कंटेनर्स को, ऐसा थोड़ी ना है। हम तो बस बता रहे हैं कि ये भी ऑप्शन है हमारे पास। तो हम लिटरल सेंस में बात नहीं कर रहे, फिजिकल सेंस में बात नहीं कर रहे। तो इसीलिए हम क्या यूज करेंगे? बिसाइड्स। हम क्या करेंगे? बिसाइड्स। ऑप्शन ए हमारा करेक्ट आंसर है। फिर आता है हमारे पास ही डज नॉट वर्क विथ हैंड्स, ही वर्क्स डैश द मशीन। तो वो हैंड से वर्क नहीं करता, वो मशीन। अब आपको भरना है। अब आप इसको थोड़ा अप्लाई करो, इसमें से प्रीपोजिशंस अप्लाई करो। ही वर्क्स विद द मशीन, मशीन के साथ काम कर रहा है, पर मशीन तो सेंटिएंट है नहीं अपने आप में, मशीन तो इंसान थोड़ी ना है, उसके साथ कैसे काम करेगा? मशीन तो इक्विपमेंट है। आप ये थोड़ी ना बोलते हो ही वर्क्स विद द गन, ये तो नहीं बोलते हो कभी भी। तो विथ होगा नहीं। ही वर्क्स बाय द मशीन। बाई मतलब होता है जनरली बिसाइड, बाई मतलब यहाँ पे क्या निकलेगा? मतलब कि वो मशीन के पास होके खड़ा होके काम करता है, जरूरी नहीं है, वो जरूरी थोड़ी ना है। वर्क्स एट मशीन, एट हम वहां पे यूज करते हैं जब हम रेफर कर रहे हैं एक पार्टिकुलर प्लेस पे हो, वो मशीन पे खड़ा होके थोड़ी ना काम कर रहा है। वो मशीन पे काम कर रहा है, मशीन पे काम कर मशीन पे काम कर रहा है। तो पे कहाँ पे आ रहा है? वर्ड ऑन में आ रहा है। ही वर्क्स ऑन द मशीन, यू वर्क ऑन द कंप्यूटर, यू वर्क ऑन योर स्किल्स, है ना।
तो ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। फिर आता है हमारे पास हिज परफॉर्मेंस डिड नॉट कम डैश बाय एक्सपेक्टेशन। हिज परफॉर्मेंस डिड नॉट कम डैश बाय एक्सपेक्टेशन, यानी कि मेरी जितनी एक्सपेक्टेशन थी उतना तुम्हारा परफॉर्मेंस नहीं मीट कर पाई। तो यहाँ पे अगर मैं देखूं तो नियर तो होगा नहीं, यानी कि तुम्हारी परफॉर्मेंस मेरे एक्सपेक्टेशन के नजदीक नहीं आई, ये ठीक नहीं लग रहा बोलने में। सिमिलरली मेरी तुम्हारी परफॉर्मेंस मेरी एक्सपेक्टेशन का, तो का तो होगा नहीं, ऑफ का मतलब का होता है। सिमिलरली हिज परफॉर्मेंस डिड नॉट कम टू माय एक्सपेक्टेशन। टू हम वहां पे यूज करते हैं जब हम बता रहे हैं लिटरली कि वो पर्सन वो वहां पे आ गया है ना। हम लिटरली फिजिकल मतलब कि मूवमेंट को डिनोट करना चाह रहे हैं, बट यहाँ पे फिजिकल मूवमेंट थोड़ी ना हो रहा है, यहाँ पे तो हम बात कर रहे हैं सिंपली। यहाँ पे क्या होगा, अप टू, यहाँ पे क्या होगा, अप टू। हिज परफॉर्मेंस डिड नॉट कम अप टू माय एक्सपेक्टेशन, मेरी एक्सपेक्टेशन जितना तुम राइज ही नहीं कर पाए, तभी तो हम बोल रहे हैं अप टू। तो यहाँ पे क्या हो गया, ऑप्शन नंबर बी। फिर आता है वर्च्यू ऑलवेज ट्राइम्स डैश इविल। अगेन सेम चीज है यहाँ पे, आपको पता होना चाहिए कि एक प्रीपोजिशन जो है कैसे यूज होता है, उसका क्या इम्प्लीकेशन निकलता है ना, ये सारे प्रीपोजिशन का खेल है। तो ऑन, ओवर, अपॉन, एट, अगेन सेम चीज। एट होगा नहीं, एक स्पेसिफिक प्लेस को रेफर करता है, ठीक है। अबे फिर है वर्च्यू, वर्च्यू ऑलवेज ट्राइम्स डैश इविल। अब यहाँ पे अपॉन भी होगा नहीं, क्योंकि अपॉन बेसिकली यहाँ पे हम नहीं बोल रहे, उसके ऊपर नहीं कर रहा वो, ठीक है। जब भी वर्च्यू और इविल को साथ में देखते हैं तो वर्च्यू ही जीतता है। हम लिटरल फिजिकल उसके बारे में नहीं बात कर रहे हैं, अपॉन के बारे में। ऑन भी नहीं होगा, क्योंकि ऑन भी हम जब बोलते हैं तो हम बता रहे हैं कि अच्छा ये पेन जो है इस किताब के ऊपर रखा हुआ है, दिस पेन इज ऑन द बुक। तो मैं एक पार्टिकुलर टचिंग के बारे में बात कर रहा हूँ। ऑन का मतलब क्या है, कोई चीज किसी चीज को टच कर रही है स्पेसिफिकली। तो यहाँ पे ऑन भी नहीं होगा, यहाँ पे क्या होगा, ओवर होगा। वर्च्यू ऑलवेज ट्राइम्स ओवर द इविल, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। फिर आता है हमारे पास कि चूज द अप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द इडियम टू बुरी द हैचेट। तो बुरी द हैचेट का मतलब क्या होता है, इडियम एंड फ्रेजेस है, का मतलब होता है सिंपली पीस, पीस मेक करना। दो देश है उनमें दुश्मनी चल रही है, उन्होंने हैचेट बुरी कर लिया, यानी कि उन्होंने आपस में समझौता कर लिया कि आप शांति शांति से रहेंगे, तो टू मेक पीस, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। फिर आता है हमारे पास व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द वर्ड इडियम, गैलप थ्रो। गैलप कौन करता है, घोड़ा करता है, लेकिन आपको बताना है गैलप थ्रो। तो भाई कोई घोड़ा अचानक से आ गया, यानी कि अचानक से आ गया है ना। घोड़ा जब मतलब कि कूद कूद के चल रहा है तो यानी कि आप प्रेडिक्ट उसके मूवमेंट्स को ज्यादा इजीली नहीं कर पाओगे, वो अचानक से ही आएगा जहां भी आएगा, है ना। तो इट मीन्स सिंपली टू मेक अ सडन प्रोग्राम, ठीक है। इट मीन्स क्या, कि टू मेक अ सडन प्रोग्राम, अचानक से आपका मूड बन गया, आप चले गए कहीं और, आपका शेड्यूल था कुछ और, आप कहीं और चले गए, तो यू हैव गैलप थ्रो, यानी कि भाई अरे यार तुम तो कहीं और ही चले गए एकदम। तो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। देखो ये इडियम्स एंड फ्रेजेस है, जितना आप याद करोगे उतना आपको फायदा आएगा, उतना आपको फायदा होने वाला है, ठीक है। उसके बाद आता है हमारे पास कंगारू कोर्ट। अगेन रिपीटेड इडियम है, दो बार आ चुका है ये। इसका मतलब क्या होता है, सिंपली अनऑफिशियल कोर्ट, ठीक है। लिटरल कभी भी नहीं होता है इडियम्स एंड फ्रेजेस, हमेशा जनरली सिंबॉलिक होता है, 90-10 का रूल है। तो अनऑफिशियल कोर्ट, कंगारू कोर्ट क्या होता है, अनऑफिशियल कोर्ट, मतलब कि वहां पे जैसे नॉर्मल कोर्ट होता है वैसे नहीं होता, वैलिड फिर भी होता है लेकिन वो अनऑफिशियल होता है कोर्ट, ठीक है, इनफॉर्मल लेवल में होता है। तो ग्रुप ऑफ पीपल होते हैं, उनको अपॉइंट किया जाता है, वो कोर्ट होल्ड करते हैं, लेकिन वहां पे वो स्ट्रिक्ट रिक्वायरमेंट्स नहीं होती किसी चीज की। फिर आता है हमारे पास दूसरा सेंटेंस, वी हैव हैड इनफ एक्सरसाइज। देखो यहाँ पे बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज है, अगर आपने ग्रामर अच्छे से पढ़ा है तो आपको बहुत फायदा होगा यहाँ पे। यहाँ पे आपसे पूछा गया है कि एडजेक्टिव बताओ ऑफ क्वांटिटी, वी हैव हैड इनफ एक्सरसाइज। अब यहाँ पे आपसे सिर्फ ये नहीं पूछ रहे एडजेक्टिव बताओ, आपसे पूछ रहे एडजेक्टिव जो कि क्वांटिटी को डिनोट कर रहा है, यानी कि उससे पता चल रहा है कि कोई चीज कितनी है ना। तो वी हैव हैड इनफ एक्सरसाइज, एक्सरसाइज क्या है, आप कर रहे हो एक्सरसाइज, अपने आप में एडजेक्टिव तो है नहीं, वो कर रहे हो, आप एक्सरसाइज का क्वालिटी बता रहे हो या क्वांटिटी बताओगे। क्वांटिटी कौन बता रहा है, इनफ बता रहा है, तो हमारा क्या हो गया, सिंपली इनफ। इनफ मतलब क्या है, अरे ये इनफ है और नहीं चाहिए मेरे को, ये क्वांटिटी बता रहा है ना। तो ऑप्शन नंबर सी हो गया आंसर। फिर आता है द पास्ट पार्टिसिपल। द पास्ट पार्टिसिपल और स्वेयर क्या होता है, तो देखो स्वेयर होता है हमारे पास, ठीक है। स्वेयर हमारे पास जो होता है, इसका पास्ट पार्टिसिपल क्या होता है आपको ये बताना है। अब स्वेयर का सिंपल पास्ट क्या हो जाएगा, श्योर हो जाएगा, लेकिन यहीं पे आपको तो बताना है इसका पास्ट पार्टिसिपल, तो वो क्या होगा यहाँ पे हमारा सॉन हो जाएगा, ठीक है। स्वेयर प्रेजेंट, श्योर पास्ट, सॉन पास्ट पार्टिसिपल। इसीलिए टेंसेस भी इंपॉर्टेंट है, किसी भी टॉपिक को स्किप करोगे आपके 1 मार्क्स चले गए, और जिसने नहीं स्किप किया उसको 1 मार्क्स आराम से मिल गए। बहुत ईजी है, लेकिन टॉपिक्स को अच्छे से पढ़ना इंपॉर्टेंट है। फिर आता है हमारे पास लीगल मैक्सिम।
अगेन लीगल मैगज़ीन अगर आपने नहीं अभी तक देखा है अच्छे से एंड ऑल, तो हमारी एक वीडियो भी है, आप जाके देख सकते हो, 2 घंटे की एंड ऑल पूरी। हमने उसमें लीगल मैगज़ीन्स 100 लीगल मैगज़ीन जो इम्पोर्टेंट है कवर किए हुए हैं। देखो मैला इनसे है, मैला इनसे मतलब क्या होता है, कोई भी चीज़ जो अपने आप में ही गलत है। अब कुछ चीज़ें होती है गलत क्योंकि लॉ बोलता है उन्हें, और कुछ चीज़ें अपने आप में ही गलत होती है। जैसे मान लो कोई लेट्स से लाइसेंसिंग एग्रीमेंट है, लाइसेंसिंग एग्रीमेंट में आपको फीस पे करना है, और अगर आप नहीं पे करते हो तो वो पनिशेबल बाय लॉ है। वो इसलिए गलत है क्योंकि लॉ ने बोला है, लेकिन अपने आप में गलत नहीं है नेसेसरली। लेकिन वहीं पे अगर हम देखें तो कुछ चीज़ें अपने आप में ही गलत है। जैसे मर्डर क्या है, अपने आप में ही गलत है। अगर आपका कोई लॉ नहीं भी बोलता किसी देश का कोई गलत है, तब भी हमें पता है कि वो चीज़ एटलीस्ट गलत है, क्योंकि आप किसी की जान कैसे ले सकते हो? तो यहाँ पे मैला इनसे मतलब क्या है? रॉन्गफुल एक्ट्स, ठीक है? रॉन्गफुल एक्ट्स। फिर आता है लास्ट हमारा एक्टस रियस। एक्टस रियस बहुत ही फेमस है, क्यों? क्योंकि एक्टस नन फैसेट निसी पेंस सिट रिया। इसका मतलब क्या होता है? A person is not guilty. Person is not guilty unless and until his mind is also guilty besides his act. यानी क्या, वो अगर पर्सन ने कुछ गलत काम किया है, ये भी प्रूफ करना इंपॉर्टेंट है कि उसका गलत इरादा था वो काम करते वक्त। तो एक्टस रियस मतलब यहाँ पे क्या होता है? रॉन्गफुल एक्ट सिंपली। तो यहाँ पे गिल्टी एक्ट क्या हो गया? गिल्टी एक्ट। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। और मेंसरिया यहाँ पे क्या हो गया? गिल्टी माइंड। तो दैट इज इट, तुम्हारा आपके इंग्लिश सेक्शन का एंड ऑल। ठीक है, ये था आपका 2025 का एएमयू का। तो ध्यान रखिएगा, और भी हम जो है अभी लाने वाले हैं वीडियोस का, ध्यान रखिएगा। लेकिन जो भी हमने डिस्कस किया है अच्छे से इसको रिवाइज करिएगा। एंड कोई भी डाउट्स है आपको हमारे कोर्स के रिगार्डिंग, देन ऑफ कोर्स आप हमें मैसेज कर सकते हैं या कांटेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू।